Good evening, everyone. We will start the class in 2 minutes. चलिए शुरू करते हैं। हमने आईपीसी में 106 तक कल फिनिश किया था और आज हमारा टारगेट रहेगा बियॉन्ड 200 अप्रोक्स 250 तक जाने का। मगर उससे पहले हम एक बार जहां तक चले गए हैं जितना खत्म कर ले एक बार उसे रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि किसी भी एक्ट को पढ़ना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, हमें उसे याद भी रखना है और याद रखना है फिंगर टिप्स पे। हमें हर सेक्शन में क्या है, उसके कीवर्ड्स क्या है, उसमें क्या इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा याद होना चाहिए। और मैं अपनी स्ट्रेटेजी बताता हूँ कि आखिर ये करने का तरीका क्या है। लोग बोलते हैं कि अरे 500 सेक्शन है एक बेयर एक्ट में, हम 10 बेयर एक्ट है हमारे पास, याद नहीं रहते। वो याद इसलिए नहीं रहते कि लोग उसे रिवाइज नहीं कर रहे हैं। और रिवाइज कैसे करना है उसका एक ट्रिक है। रिवाइज ऐसे करना है कि आप जैसे 1 to 100 आपने पढ़ लिया, अच्छे से पढ़ लिया, और आपने फिर उसे रिवाइज किया बेयर एक्ट बंद करके। 1 में क्या था, 2 में क्या था, 3 में क्या था, क्विक क्विक एकदम क्विक आप कर रहे हो अपने मन में कि 1 में क्या है, 2 में क्या है, 3 में क्या है, 4 में क्या है, 5 में क्या है, और आपको लगता है कि आपको सेक्शन 12 याद नहीं आ रहा, छोड़ दिया, आगे बढ़ गए। फिर गए 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 पता लगा कि 28 याद नहीं आ रहा, छोड़ दिया, लिख लिया वहां पे 12 नहीं याद आया था, 28 याद नहीं आया था। आगे गए 56 याद नहीं आ रहा, छोड़ दिया। हमने लगभग मान लीजिए 7-8 सेक्शन ऐसे हुए जो 100 तक हमने पढ़े थे, मगर हमें 7-8 सेक्शन याद नहीं आ रहे, कंफ्यूजन हो गया कि उसमें क्या था। फिर हम वापस आए, हमने 8 सेक्शंस को दोबारा पढ़ा कि इसमें क्या था, और उसे पढ़ने के बाद दोबारा से 1 से 100 एक बार रिवाइज किया। और इसे रिवाइज करने में 1 to 100 रिवाइज करने में मैक्सिमम लगते हैं 4 से 5 मिनट। आपको अपने फिंगर टिप्स पे अपने मन में भी आप चलते फिरते कहीं भी रिवाइज कर सकते हो। आपने एक बार बैठ के मान लीजिए 100 तक पढ़ लिया, 200 तक पढ़ लिया, और उसके बाद एक बार एक राउंड मारा घर में और 1 से लेकर 100 तक अपने फिंगर टिप्स पे बोल दिया। 1 में ये था, 2 में ये था, 3 में ये था, 4 में ये था, 5 में ये, 6 में ये, 7 में ये। 3 मिनट के अंदर पूरा 100 तक आपने रिवाइज कर लिया। आपने ऐसे करके, और फिर उसके बाद आपने 100 का 200 तक पढ़ा, तो आपने 1 से लेकर 200 तक रिवाइज कर लिया। धीरे धीरे आप 1 से लेके पूरा आईपीसी, पूरा सीआरपीसी आप रिवाइज कर लोगे, आपके फिंगर टिप्स पर रहेगा। बहुत रेयर ऐसे सेक्शंस रहेंगे जो आपको याद नहीं आएंगे, और अगर वो याद नहीं आ रहे हैं तो उन्हें एक बार देख लीजिए, और एक बार आपने देख लिया तो वो आपको फिर दोबारा याद हो जाएगा। अच्छा, मैं ये चीज भूल रहा था, ये हमने पढ़ लिया, हो गया, तो दोबारा आपको कंफर्म हो गया कि ठीक है अब तो मैं नहीं भूलूंगा, मैं बार बार इस चीज को भूल रहा हूं और ये चीज मैंने अब ढंग से याद कर ली है, इसे तो भूलना ही नहीं है बिल्कुल। तो जैसे अगर हम आज एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं पहले कि आखिर 1 से लेके हमने 106 तक खत्म किया है, तो वहां तक क्या है।
उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो अब अगर आईपीसी की बात करें, जैसे मैंने बताया, वो बहुत इसे एज अ क्विक रिवीजन सेशन समझ लीजिए आप इसको, और कोशिश करिए कि आप पकड़ पाओ, आपको भी याद आए अपने मन में। जब आप इसे मेरे साथ अभी आप रिवाइज करो तो आपको समझ में आना चाहिए कि अच्छा अच्छा ठीक है, एक में ये, दो में ये। जैसे मैं सेक्शन बोल रहा हूँ आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि अच्छा अच्छा इस चीज की बात हो रही है, सर ने ये बोल दिया, इस सेक्शन में ये है, इसमें ये वाला एक पॉइंट और था, अच्छा इसमें हमने ये भी पढ़ लिया था। तो उससे क्या होगा, आपकी जो बेयर एक्ट पे कमांड बनेगी वो हमेशा आपको पीटी 90% निकालने का एक तरीका है कि आपके बेयर एक्ट पे कमांड कितनी है। तो उस पर कमांड, अब जब आप एक एक सेक्शन पढ़ रहे हैं, कहीं पर कुछ पढ़ रहे हैं, आपने पूरा आईपीसी पढ़ दिया, 500 तक पढ़ दिया पूरा, और उसके बाद अब आप याद करोगे, आपको याद ही नहीं आ रहा, करे 275 तो पता ही नहीं है जी, 313 तो पता ही नहीं है, कोई भी सेक्शन बीच में से किसी ने पूछा, याद नहीं आ रहा। वो याद इसलिए नहीं आता क्योंकि रिवाइज करने का तरीका शायद मुझे लगता है कि ठीक से नहीं कर रहे हैं लोग। आप तोड़ तोड़ के रिवाइज करो, फिर एक साथ पूरा रिवाइज कर दो, आप कभी नहीं भूलोगे, गारंटी है इस बात की। तो अगर जैसे हम पढ़े, हमने आईपीसी में जो 2 क्लासेस में हमने पढ़ा, हमने क्या पढ़ा कि आईपीसी कब आया, 1862 में इन्फोर्स हुआ है, हमने पढ़ लिया था इसको, मैकोले लेकर आए थे, फर्स्ट लॉ कमीशन से हमने इन्फोर्स किया था, ये हमने चीजें देख ली, ठीक है जी। उसके बाद क्या है कि इसका जो सेक्शन फर्स्ट है उसमें क्या कुछ नहीं है, अब तो जम्मू कश्मीर में भी एप्लीकेबल हो गया है, तो वो तो हमारा हट गया, हमने डेट भी देख ली थी, 31 अक्टूबर से था, वो भी खत्म हो गया। सेक्शन 2 क्या है, कुछ नहीं है, इंटर टेरिटोरियल है। हमें अब वो, हमें बेरेक्ट खोलना ही नहीं है, हमें सिर्फ इतना याद करना है सेक्शन 2 क्या है, इंटर टेरिटोरियल। हमें याद हो गया कि अच्छा सेक्शन 2 में ये था, इंटर टेरिटोरियल से हमें पूरा सेक्शन याद आ गया, ठीक है ना। सेक्शन 3 में क्या था, लीगल फिक्शन क्रिएट किया था। सेक्शन 4 में क्या था, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल था, तो किसी प्लेन पे, उस पर कोई रजिस्टर्ड है, उस पर भी अगर कर रहा है एयरक्राफ्ट पे, वो भी हमारे यहाँ पनिशमेंट हमारे यहाँ होगी, उसको ट्राई हमारे यहाँ कर सकते हैं। 5 में क्या था, इंपॉर्टेंट नहीं था। अच्छा एक बात और है, बहुत सारे सेक्शंस ऐसे होते हैं जो इंपॉर्टेंट नहीं होते, जो कभी पूछे भी नहीं जाते पीटी में, उनकी रेलिवेंसी पीटी पर्पज से नहीं, एग्जाम पर्पज से, क्योंकि हमें तो एग्जाम क्रैश करना है, क्रैक करना है, हमें तो ऐसा नहीं है कि हमें तो पूरा आईपीसी पूरा याद करना है, ऐसा तो है नहीं, हमें तो वो पढ़ना है जिससे हमारा एग्जाम निकले। तो जैसे मान लीजिए अगर सेक्शन 5 है, इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उसे आप मुंह से बोलिए कि सेक्शन 5 इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं, छोड़ रहा हूं उसे, मगर आपके बीच में वो सेक्शन आना चाहिए। तो कल आप जब उसे याद करने की कोशिश भी करो तो आपको पता होना चाहिए, अच्छा वो सेक्शन तो इंपॉर्टेंट नहीं था, मुझे पता है, इसीलिए मैंने उसे छोड़ दिया था। समझ लो मेरी बात, ये चीज भी होती है इसमें। अब जैसे सेक्शन 5 तो मैं जैसे अब रिवाइज करो तो सेक्शन 5 इंपॉर्टेंट नहीं, छोड़ दिया। 6 में क्या डेफिनेशन है, सब जगह यूज होंगी। 7 में क्या एक्सप्रेशन एक जगह है तो सब जगह होगा। 8, 9, 10, 11, 12 हमने एक ट्रिक ले ली थी, जन्म हुआ पर्सन का पब्लिक के लिए, तो हमने पकड़ लिया, जैसे जेंडर है, न से नंबर है, म से मैन वुमेन है, पर्सन का पर्सन 11 में, 12 में पब्लिक, खत्म हो गया। 13 रिपील है, उसे पढ़ो, आपके 13 रिपील है, छोड़ना नहीं है, 13 रिपील है। 14 में सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट है, 15, 16 रिपील है, 17 में गवर्नमेंट है, 18 में इंडिया है। इसे बिल्कुल ऐसे ही याद करना है, जब आप रिवाइज करो तो ऐसे ही करो जैसे मैं कर रहा हूं। ये तरीका बहुत ज्यादा, मतलब मेरे हिसाब से सक्सेसफुल तरीका है, आप भी करके देखिएगा, आपको हमेशा ना कमांड हो जाएगी बेरेक पर। 18 में क्या इंडिया है, 19 में जज है। अब जज में हमने जैसे मान लीजिए अब बेरेक्ट नहीं खुला, मगर आपको पता नहीं जज में क्या रहा है, डेफिनेट जजमेंट देगा वही जज है, ठीक है जी। 20 में कोर्ट ऑफ जस्टिस है, 21 में पब्लिक सर्वेंट है। तो हमने जो पढ़ना है उसे ऐसे याद रख लेना है। 20 में कोर्ट ऑफ जस्टिस है, 21 में क्या पब्लिक सर्वेंट है, 22 में मूवेबल प्रॉपर्टी थी। अच्छा, कोर्ट ऑफ जस्टिस के बाद हम आगे जा रहे थे तो मूवेबल प्रॉपर्टी आ रही थी, अपने खुद से ही बात कर लेनी है इतनी तो। 23 में रॉन्गफुल गेन था। 24, 25, 26 हमने एक साथ पढ़ा था, डफर, डिसऑनेस्टली, फ्रॉडुलेंटली, रीजन टू बिलीव, डफर था। उससे डफर से पहले रॉन्गफुल गेन है, कनेक्ट कर दो। अच्छा, डफर से पहले आता है रॉन्गफुल गेन, डफर के बाद आता है प्रॉपर्टी इन पोजेशन। जब चीजें एक दूसरे से रिलेट हो जाएंगी तो आपको कई बार होता है कि वो सेक्शन पर्टिकुलर मिस कर रहा हो, कंफ्यूजन हो रही हो, मगर जब आपने कुछ उससे ज्यादा कहानी से जोड़ लिया, कोई चीज उससे कैरेक्टर जोड़ लिया है, कुछ ना कुछ आपने जोड़ लिया है, तो आपका माइंड क्या रिकॉल करता है उसको कि अच्छा, अगर आप एग्जाम में बैठे हो, अब आपको नहीं याद आ रहा कि रॉन्गफुल गेन किस सेक्शन में था, मगर आपने अगर इस तरीके से डफर से पहले आता है तो आपको डफर याद आ जाएगा, अच्छा वो 24, 25, 26 था, उससे पहले रॉन्गफुल गेन था।
तो वहां पे 23 हो गया, और उससे पहले मूवेबल प्रॉपर्टी था तो 22 में चले गए हम। डफर के बाद में क्या आता है जी, पोजेशन में आती है प्रॉपर्टी, क्लर्क के, वाइफ के, उनके, पकड़ लिया, 27 हो गया जी। 28, 29, 30 हमने पढ़ा था, तो उसमें क्या है कि काउंटरफीट जो होती है वो डॉक्यूमेंट की होती है, और डॉक्यूमेंट बहुत वैल्यूएबल सिक्योरिटी है, तो 28, 29, 30 हो गया। अब डॉक्यूमेंट है तो उसमें 29A भी जोड़ दिया उन्होंने, खत्म बात। अब क्योंकि वैल्यूएबल सिक्योरिटी है, वैल्यूएबल सिक्योरिटी की आप बिल कर दोगे, 31 में बिल में चले गए। 32, 33 कहते हैं कि एक्ट में ही लीगल ओमिशन है, 33 कह रहा है एक्ट और ओमिशन है क्या, ये तो समझ लो पहले आप। एक्ट में लीगल ओमिशन है, हमने बताया आपको, मगर वो एक्ट और ओमिशन क्या है वो भी बता देते हैं आपको, वो 33 में बता दिया हमने। 34 में क्या है कि कॉमन इंटेंशन है, महबूब शाह का केस आ रहा था, ठीक है जी। 35 में क्या था जी कि अगर कोई एक्ट इंटेंशन और नॉलेज से होता है तो हम इम्प्यूट कर देंगे कि आपकी भी इंटेंशन थी उसमें, नॉलेज थी उसमें, अगर सेवरल पर्सन ने किया तो। 36 क्या था कि पहले हम पार्टली काम करते हैं, उसी के बाद तो हम किसी का कॉपरेशन लेते हैं, जब हमसे नहीं होता पहले तो खुद कोशिश करते हैं आधा आधा करने की, नहीं होता तो किसी का कॉपरेशन लेते हैं। तो 36 में क्या है, पार्टली, 37 में आ गया कॉपरेशन ले रहे हो आप, समझ रहे हो। 38 में क्या था कि आपने ऑफेंस एक किया है और डिफरेंट डिफरेंट ऑफेंस के लिए आप लायबल हो रहे हो, क्रिमिनल एक्ट टेक कर रहे हो, आप डिफरेंट डिफरेंट ऑफेंस के लिए लायबल हो रहे हो। 39 में क्या था, वॉलेंट्री था, ठीक है ना। 40 में ऑफेंस, बिल्कुल ऐसे, मतलब आपको फिंगर टिप्स पे एक एक सेक्शन याद हो जाएगा, आप 2 बार आप ये रिवाइज कर लीजिए, आपको एक एक फिंगर टिप्स पे सेक्शन याद हो जाएगा। 40 तक चले गए, 39 वॉलेंट्री था, 40 में ऑफेंस था, 41 में क्या था कि अच्छा पहले स्पेशल लॉ आता है फिर लोकल लॉ आता है, लोकल जो चीज है वो बाद में आ रही है, पहले स्पेशल आ रहा है, तो ठीक है जी। 41 में स्पेशल है, 42 में। मैं कह रहा हूं अगर नॉर्मली पीटी में उत्तराखंड के ये क्वेश्चन पूछ देना लोकल लॉ किस सेक्शन में डिफाइन है, 80% बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें ये तो पता होता है कहां पर है, 41 था, 42 था, याद तो आता है, मगर वहां के क्या है कि 41 भी है, 42 भी ऑप्शन है, 43 भी है और 40 भी है। अब वो कंफ्यूज हो जाता है बच्चा कि 41 में था कि 42 में था, उसने पढ़ के तो गया था वो, और वहां पर एग्जाम में कंफ्यूज हो गया क्योंकि इतने सारे लॉ को पहले कवर कर चुका है, सीआरपीसी क्वेश्चन उसने सॉल्व कर लिए होंगे, एविडेंस कर लिया होगा, हिंदू लॉ कर रहा होगा, मुस्लिम लॉ कर रहा होगा, इतने सारे लॉ उसके माइंड में इतने सारे लॉ घूम रहे हैं, इतने सारे सेक्शंस प्रोविजंस घूम रहे हैं ना, कि जब वो आईपीसी के इस क्वेश्चन पे आया, इतना सिंपल क्वेश्चन है, मगर वो हल्का सा कंफ्यूज हो गया कि 41 में था कि 42 में था। अब 50-50 चांस है कि आप गलत कर दोगे सही कर दोगे, मगर अगर आपने ये सोच लिया था माइंड में, कहीं बैक ऑफ माइंड आपके है कि पहले तो कोई स्पेशल चीज आती है बाद में लोकल चीज आती है, तो आपको हो जाएगा क्लियर कि 41 42 था, पहले स्पेशल आती है, तो 41 में स्पेशल आएगी, 42 में लोकल आएगी चीज, तो याद आ जाएगा आपको, वो गलत नहीं होगा क्वेश्चन आपका, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ऐसे ही अब 41 42 हो गया, 43 में इलीगल है, अब इलीगल काम करोगे तभी तो इंजरी होगी किसी को, तो सिंपल सी बात है कि मैंने इलीगल काम किया इसलिए इंजरी हो गई, तो पहले 43 में इलीगल है, 44 में इंजरी आ गई, और ऐसे 45 46 आप देखिए, पहले लाइफ है फिर डेथ है, आप समझ रहे हो, एक सेक्शन को दूसरे से मैं कनेक्ट कर रहा हूं, ये मेरा तरीका है, मैं इस तरीके से रिकॉल कर पाता हूं चीजों को कि अच्छा पहले लाइफ आएगी फिर डेथ आएगी, हम क्लोज तो पहुंच जाते हैं याद करते करते वहां पर एग्जाम में, मगर क्या होता है कि 2 ऑप्शंस में कंफ्यूज हो रहे हैं बहुत ज्यादा, और वहां पर 10 क्वेश्चन में कंफ्यूज हो रहे हैं, 4 ठीक हो गए, 6 ठीक हो गए, 4 गलत हो गए, अब 4 जो गलत हो गए वो नेगेटिव करके हमें नुकसान कर देते, और यहां पर हम पे तो मार्जिन ऑफ एरर भी है नहीं उत्तराखंड में, और कोई जैसे यूपी जैसे एग्जाम होता है उसमें आपको मार्जिन ऑफ एरर मिलता है कि चलिए 10 क्वेश्चन मेरे गलत भी हो जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं यहाँ पर कवर कर लूंगा उसको। मेरे उत्तराखंड में ना इतनी तगड़ी फाइट है, इतना तगड़ा कंपटीशन है कि आप पे वो ऑप्शन ही खत्म हो जाता है कि मैं यहाँ के यहाँ कवर करूंगा, हर क्वेश्चन को उतना ही मतलब कि अच्छे से ठीक करना है, अटेम्प्ट करना है, कुछ भी गलत हो गया तो आपके लिए कहीं पता लगा कि 1 नंबर से रह गया, 2 नंबर से रह गया, तो वो जो होता है ना कि 2 क्वेश्चन और ठीक हो जाते मेरा पीटी हो जाता, 3 क्वेश्चन और ठीक हो जाते पीटी हो जाता, वो बाद में आपको आंसेगा नहीं, दुख नहीं होगा आपको इस बात का कि मैं वो 2 क्वेश्चन और ठीक कर लेता, अरे ये तो मैं कंफ्यूज था वो गलत हो गया था, ये कर लेता तो ठीक हो जाता, वो चीज खत्म हो जाएगी आपकी, समझ रहे हो मेरी बात को। इस चीज की अप्रोच के साथ जब आप रिवाइज कर रहे हो तो हमेशा अपने माइंड को बताइए
और मुंह से बोलिए, रिवाइज जब भी करो आप अपने मुंह से बोलो। कभी भी मतलब जब 2 बार आप मुंह से बोल लोगे ना, कि जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ कि अच्छा 45 में लाइफ है, लाइफ के बाद ही डेथ आती है, तो मैंने अपने आप को बताया ये बात, मेरे माइंड को मैंने खुद ये बात बताई है कि लाइफ के बाद डेथ आती है, या फिर स्पेशल के बाद कोई लोकल चीज आती है। तो मैंने अपने माइंड को वो चीज समझा दी है, मेरे माइंड उसे एक्सेप्ट करेगा इस बात को। तो इस तरीके से जब आप बैठोगे एग्जाम हॉल में, तो आपको रिकॉल में आएगा, जब आप सोचोगे ना तो वापस आएगा निकल कर, कहीं भी कहीं पड़ा हुआ है ना आपके बैक ऑफ माइंड कहीं पर, वहां से निकल कर बाहर आएगा कि अच्छा अच्छा ये चीज था। अब लाइफ के बाद डेथ आती है, और डेथ अगर किसी की हो गई तो वो क्या है, लाश की तरह है, वो जानवर की तरह है वो लाश। तो उसके बाद जानवर पकड़ लिया हमने, एनिमल आता है जी, है कि नहीं। 48 में वेसल आता है, 49 में ईयर मंथ आ गया, 50 में सेक्शन आ गया, और 51 ओथ गुड फेथ और हार्बर तो याद रहता है कि लास्ट में क्या है कि नीचे से फिर काउंट कर लेते हैं, कह रहे अच्छा लास्ट में तो हार्बर था 52 में हमें याद है, और उससे पहले 52 में गुड फेथ था, सबको याद रहता है। उससे पहले ओथ था, अच्छा अच्छा 51 में ओथ था। हमें कुछ ना कुछ चीजें जोड़ते हुए चलनी है, फिंगर टिप पे एकदम चलेगा ये। जितना भी पढ़ो उसे 5 मिनट घूम के रिवाइज एक बार जरूर कर लो, और जो याद ना आए उसे तुरंत खोल के देख लो कि अच्छा 12 सेक्शन 12 और मैं 68 2 सेक्शन भूल रहा हूं, बाकी तो 100 तक पूरा याद आ रहा है। तो गए बस तुरंत 12 और 68 देख लिया कि अच्छा हाँ इसमें ये था, इसमें ये था, हो गया काम, हमारा पूरा 100 तक कंप्लीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये तरीका काम करता है एग्जाम में। तो ऐसे हमने 52 तक कर लिया जल्दी जल्दी। अब 53 से हमें पता है कि चलो जी हमारी डेफिनेशन क्लॉज तो खत्म हो गए। 53 से क्या है कि अच्छा वहां से पनिशमेंट शुरू होती है। 53 में पनिशमेंट थी, पनिशमेंट 5 टाइप्स की थी। 54 में 54 55 एक साथ हम पढ़ रहे थे कि कम्यूटेशन था, मृत्यु दंड है, डेथ सेंटेंस है, उसको हम किसी भी उसमें कर सकते हैं, और अगर लाइफ इम्प्रिजमेंट है तो 14 साल से ज्यादा नहीं कर सकते। ठीक है जी। उसके बाद हमने क्या है कि 55 ने छोड़ दिया था, 56 छोड़ दिया था। 57 में फ्रिक्शन था कि हम अगर मान लीजिए फ्रैक्शन था कि मान लीजिए हमें अगर लाइफ इम्प्रिजमेंट है उसे रिकॉन करेंगे तो उसका क्या रहेगा, 20 ईयर रहेगा। 58 59 हमारा रिपील हो गया था। 60 हमने छोड़ दिया, 61 62 छोड़ दिया। 63 में क्या अमाउंट ऑफ फाइन है, तो अनलिमिटेड होगा, एक्सेसिव नहीं होगा, हमारे दिमाग में है। किसमें जी 63 में हमने पढ़ा था। 64 इंपॉर्टेंट नहीं था, 65 हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि क्या होगा कि अगर किसी के लिए मैक्सिमम पनिशमेंट है उसका 1/4 ही आप दे सकते हो। समझ रहे हो आप। 65 में जैसे बात आ गई, 67 में ऐसे आ गया क्या, आप एक स्लैब दे रखी है उन्होंने कि अगर सिर्फ फाइन से आप पनिश्ड हो तो 50 रुपए तक का तो 2 महीने, 100 रुपए तक का तो 4 महीने, 100 रुपए से ऊपर का तो सिर्फ 6 महीने। 68 69 हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं था, हमने छोड़ दिया था। 70 71 भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं था, अगर 2 से कोई ऐसे ऑफेंस है उसका छोटा पार्टी बनना है तो फिर मैक्सिमम के लिए देंगे, उससे अलग अलग के लिए नहीं दे सकते। कुछ 71 में कुछ ऐसा था, 71 से वैसे क्वेश्चन बनाता नहीं, छोड़ भी सकते हो आप। 72 इंपॉर्टेंट नहीं था। 73 में हमने एक स्लैब पढ़ लिया था कि अगर कन्फाइन कर रहे हो आप किसी को तो क्या करोगे, 6 मंथ तक की सजा है तो 1 महीना, 6 से 1 साल है तो 2 महीना, और 1 साल से ऊपर तो 3 महीना, खत्म सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। 75 में हमने इनहेंसमेंट पढ़ा था। 12 और 17 चैप्टर में अगर कोई कराम होता है इनहेंसमेंट होता है। इतना इतना दिमाग में आ गया ना आपके, तो जो जो पढ़ा है वो सब रिकॉल हो जाएगा। इतनी तेजी से आपको अपने दिमाग को चलाना है कि आपने जितना पढ़ा होगा ना वो सब रिकॉल अपने आप होता चला जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर हम जनरल एक्सेप्शन में आ गए। जनरल एक्सेप्शन फिंगर टिप्स में होना चाहिए। 76 से लेके 106 तक जनरल एक्सेप्शन प्राइवेट डिफेंस आपके फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। और वो कैसे होगा, 2 बार पढ़ो आप ऐसे ही। 76 पे क्या, अगर बाउंड बाय लॉ अगर कोई था मिस्टेक ऑफ फैक्ट में तो वो क्राइम नहीं है। और 76 के साथ ही हमने 79 पढ़ लिया था, उसमें जस्टिफाई बाय लॉ था। कुछ एक्स्ट्रा में पढ़ना ही नहीं है, हमें बस वो 1 2 वर्ड याद कर लेने। फिर क्या कि 76 हमने पढ़ा था, तो 77 था, उसमें जजेस को इम्यूनिटी थी। 78 में हैंक्समैन वाला एक एग्जांपल आ जाता है कि हैंक्समैन अगर मतलब किसी को इन कन्फॉर्मिटी ऑफ द जजमेंट ऑफ ऑर्डर ऑफ द कोर्ट अगर वो कुछ कर रहा है तो उसको उसका बेनिफिट मिलता है, इम्यूनिटी मिल जाती है। 80 में एक्सीडेंट था, अच्छा वो हैचेट वाला एग्जाम्पल, कुल्हाड़ी वाला एग्जाम्पल 80 में ही है, एक्सीडेंट की बात कर रहा है। 81 में कह रहा है कि एक हार्म से बचने के लिए दूसरा हार्म अगर कर दिया उसने तो उसको इम्यूनिटी है। अच्छा अच्छा 81 ये था। अच्छा उसमें क्वीन वर्सेस डडले स्टीफन हमने पढ़ा था। अपने आप को याद दिलाना है, हमें बार बार खुद को ही बताना है।
2-3 बार खुद को जब बता दोगे आप, तो उसके बाद आपको कंफ्यूजन भी नहीं होगी और ये इतना इजी हो जाएगा आपके लिए कि आप कभी नहीं भूलोगे मेरे हिसाब से तो। और इसके बाद आप कभी भी मान लीजिए 6 महीने बाद भी आप बेरेक्ट पलट लीजिए, आप 2 दिन के अंदर पूरा बेरेक्ट खत्म कर दोगे। आपको सब याद है, आपको सिर्फ नजर के आगे से निकालना है उसको बस। ये भी इसका एक बेनिफिट है। जैसे 82, 83 आपने साथ साथ पढ़ लिया, कह रहे अच्छा इसमें तो 7 से कम वाला 82 था और 7 से 12 वाला 83 था, और फिर 84 में अनसाउंड पर्सन आता था। 84, 85 कनेक्टेड है। 84 में अनसाउंड पर्सन की बात कर रहा है और 85 में वो इंटॉक्सिकेशन की बात कर रहा है। हमें ये पता है कि 84 में क्या 85 में क्या है। 84 वाला मैग्नॉटन केस था, हमने याद कर लिया मैग्नॉटन केस। अच्छा ठीक है। फिर हम 86 हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं था, हमने 87, 88, 89, 92 एक साथ पढ़ा था। तो 87 में क्या था कि अच्छा उसमें भी हमें कंसेंट लेनी थी, 88 में भी कंसेंट लेनी थी, 89 में भी लेनी थी, 92 में हमें कंसेंट की जरूरत नहीं थी। और ऐसे ही 87 में हम बेनिफिट के लिए कुछ नहीं कर रहे थे, बाकी के लास्ट के तीनों सेक्शन में हम बेनिफिट के लिए काम कर रहे हैं। 88, 89, 92 में। 87 में अच्छा फेंसिंग वाला एक एग्जांपल दिया था, मतलब इतना भी अगर आपको याद रहेगा ना, फेंसिंग वाला एग्जांपल 87 में था, तो आपको लगभग सब कुछ याद आ जाएगा। आपको सिर्फ एक ऐसा थंबनेल समझो आप इसको, ये थंबनेल है, बुकमार्क समझो आप एक तरीके से। क्या आपको उस जगह पहुंचना है तो आपको बुकमार्क अगर पता है कि फेंसिंग वाला एक एग्जांपल था, ये बुकमार्क है आपका, उससे आप पूरा 87 आपकी आंखों के सामने आ जाएगा। 87 में ये है, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी उसके बाद, कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। 88, 89, 92 तीनों में बेनिफिट की बात कर रहे हैं, गुड फेथ में बात कर रहे हैं। 87 जैसे 88 है, हम उसमें क्या करते हैं कि 12 साल से ज्यादा का कंसेंट दे रहा है। 89 में 12 साल से कम के है तो गार्जियन कंसेंट दे रहा है, और 92 में तो हमें कंसेंट की जरूरत ही नहीं है। और कंसेंट का डिफाइन है वो 90 में डिफाइन है। ऐसे 93 पे आएंगे तो कम्युनिकेशन विद गुड फेथ है, कुछ नहीं, बस ये आपको बड़ी याद है कम्युनिकेशन गुड फेथ कहाँ है, 93 है। 93 में कहता है ड्यूरेस है, वहां पे क्या कंपेल कर रहे हैं। 2-3 कीवर्ड पकड़ के रखिए कि अच्छा मर्डर और उसमें अगर क्राइम अगेंस्ट स्टेट है जिसमें डेथ सेंटेंस है तो वो एक्सेप्शन है इसका। कोई अपनी मर्जी से गए तो नहीं आपको मिलेगा इसका कोई फायदा, जबरदस्ती आपको लेके उठा के तो अलग बात है। इंस्टेंट डेथ का आपको थ्रेट होना चाहिए। 2-4 वर्ड याद कर लिए। 95 में क्या है, कुछ नहीं है जी, उसमें तो स्लाइट हार्म है, कोर्ट का भी कॉग्निजेंस लेगा नहीं, कोर्ट कहेगा ये क्या है, कुछ नहीं है। 96 से प्राइवेट डिफेंस में आप आ गए, तो 96 तो एक जनरल वो बताता है, आपको डिक्लेरेशन करता है। 97 क्या है कि आप किस किस चीज का डिफेंस कर सकते हो, अपनी बॉडी का, दूसरे की बॉडी का, अपनी प्रॉपर्टी का, दूसरे की प्रॉपर्टी। 98 क्या देता है कि कोई अगर कोई अनसाउंड है, मतलब किसी को अगर एक्सेप्शन का मिलेगा, मगर इस वजह से आपका प्राइवेट डिफेंस खत्म नहीं होता, ये 98 कहता है। 99 आप पे लिमिटेशन पुट करता है, क्या करता है कि अगर आप रिकोर्स कर सकते हो पब्लिक अथॉरिटी के बाद, उनके पास जाइए, उतना ही हार्म इन्फ्लिक्ट करिए जितना जरूरत है डिफेंस करने के लिए। उसके बाद आ गए आप 100 पे, तो 100, 101, 102 ये तीनों क्या है, बॉडी के प्राइवेट डिफेंस की बात करते हैं। 100 में अगेंस्ट आप डेथ कर सकते हो, 101 में डेथ के अलावा सब कुछ कर सकते हो। 102 में कहां से शुरू होगा आपका राइट और कहां खत्म होगा। 100 में 7 ग्राउंड दिए हुए हैं, 7वां ग्राउंड 2013 के अमेंडमेंट से ऐड हुआ है। ये मोटी मोटी चीजें आपके बिल्कुल फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, और यही से क्वेश्चन वो बनाते हैं। 103, 104, 105 क्या है, वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। तो 103 में आपको पता है क्या, अरे रॉबरी, अच्छा मुझे पता है कि मुझे डेथ करनी है ना 103 में, तो मुझे रॉबरी होनी चाहिए, बड़े बड़े क्राइम है जिसमें क्या बड़ा वो है, हाउस ब्रेकिंग, कोई रात में घर में घुस के आ गया, कोई फायर वगैरह से आपका मिसचीफ कर रहा है ना, और या फिर आपको एप्रीहेंशन है कि आपका डेथ हो सकता है थेफ्ट वगैरह में, क्रिमिनल ट्रेसपास में, हाउस ट्रेसपास में, उसमें आप कर सकते हो। 104 में उसके अलावा सब कुछ कर सकते हो। 105 में अमेंस कब होगा, खत्म होगा। सही बात है, चोरी करने कोई अगर आया है तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर चोर ही भाग गया, हमारे हाथ से निकल गया, तो आपका डिफेंस खत्म हो गया। चोर चीज छोड़ के भाग गया तो आपका डिफेंस खत्म हो गया, रिकवर कर लिया आपने, ठीक है ना। ट्रेसपास के में घर में कोई घर में घुसाया है तो जब तक भैया वो घर में है, वो कंटिन्यू में तब तक रहेगा। और 106 लास्ट है, वो ये कहता है कि अगर आपको लगता है कि आप अपना प्राइवेट डिफेंस को अच्छे से एक्सरसाइज नहीं कर पाओगे
इनोसेंट पर्सन का रिस्क, उसकी जान का रिस्क लिया ना, तो आप उसको भी बाईपास कर सकते हो, वो रिस्क आप ले सकते हो। 106 तक हमने लगभग ये मान लीजिए 20 मिनट में अभी ये रिवाइज किया, और अगर ये बिना इंटरप्शन के रिवाइज किया जाए, अगर आप इसे रिवाइज कर रहे हो तो ये काम मात्र 5 मिनट का है। अब क्या होगा कि आपने एक या दो बार जो रिवाइज कर लिया 10-15 मिनट देकर, उसके बाद आपको 101 से लेके 106 तक भूलोगे नहीं आप। अब ये ठोस हो गया आपका, आपके दिमाग में बैठ गया। अब इसके बाद हम आगे जा सकते हैं। ठीक है ना? अब इसके बाद चलते हैं हम सेक्शन 107 से, और ये चलते हैं 119 तक, अबेटमेंट। अब देखो यहां से अबेटमेंट शुरू होता है चैप्टर 5। अब 107 जो सेक्शन है, इसमें मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से तो काफी कुछ पढ़ने लायक है अबेटमेंट में। आपको जब अगर 10 नंबर में क्वेश्चन पूछ रहा है, 5-6 नंबर में पूछ रहा है, तो आपको 107, 108 बहुत कुछ लिखना होता है। पीटी पर्पज से 107 में वो कुछ खास तो पूछता ही नहीं है। अबेटमेंट से जो पूछता है, एक तो एग्जाम्पल पूछ लेता है, ठीक है, वो तो हमेशा जब भी किसी के एग्जाम्पल है तो वो इंपॉर्टेंट हो ही जाते हैं। और दूसरा 107 अगर हम पढ़ें तो इसमें जो पूछता है, जैसे मान लीजिए एक बार रीड करते हैं एक बार इस सेक्शन को। इसमें लिखा है, अ पर्सन अबेट्स द डूइंग ऑफ अ थिंग हु फर्स्टली इंस्टिगेट एनी पर्सन टू डू दैट थिंग। पहला इन्होंने बताया कि अगर इंस्टिगेट करता है वो कुछ काम करने के लिए। सेकेंडली इंगेज करता है विद वन और मोर अदर पर्सन और पर्सन यानी कॉन्स्पिरेसी फॉर द डूइंग ऑफ दैट थिंग if an act or illegal omission take place in pursuance of that conspiracy and in order to the doing of that thing। तो कह रहा है कि इंगेज कर रहा है किसी से, मतलब कॉन्स्पिरेसी में शामिल हो रहा है और उसके परसुएंस में उसे करने के, उसमें कोई इलीगल ओमिशन या इलीगल एक्ट कर दे रहा है, तो फिर वो अबेटमेंट की में फॉलो हो जाएगा। और थर्डली क्या, इंटेंशनली एड्स बाय एनी एक्ट और इलीगल ओमिशन द डूइंग ऑफ दैट थिंग। तो 107 में ज्यादातर क्या, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड को पूछ लेता है। ये जो फर्स्ट 3 टाइप है ना, ये 3 टाइप यूं ही लिख देगा, पूछेगा ये क्या है, तो आप बताओगे अच्छा ये अबेटमेंट है। या फिर क्या करेगा, अगर ज्यादा होशियार होगा तो वो क्या करेगा कि ऑप्शन 1, 2, 3 देगा और पूछ लेगा इसमें रॉन्ग क्या है। 4 ऑप्शन देगा, पूछेगा विच इज फॉल्स अकॉर्डिंग टू अबेटमेंट 107। तो अगर आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों पता है, आपको पता है कि अगर कोई इंस्टिगेट करता है तो वो अबेटमेंट में फॉल करता है, कॉन्स्पिरेसी करता है तो वो अबेटमेंट में फॉल करता है, मगर कॉन्स्पिरेसी सिंगल अबेटमेंट में फॉल नहीं करती। वहां पर इन परसुएंस ऑफ दैट कॉन्स्पिरेसी सम एक्ट और इलीगल ओमिशन मस्ट हैव टेकन प्लेस। उसमें कोई न कोई कृत्य किया हो, कोई अवैध लोप किया हो, दुष्प्रेरण के उसमें जो कॉन्स्पिरेसी उसने जो करी है, उस षड्यंत्र के उसमें अनुसरण में उसने कोई एक्ट या अवैध लोप किया हो, तो वो उसमें फॉल करेगी। और थर्डली क्या है, क्या इंटेंशनली एड कर रहा है। एड मतलब क्या है, उसकी हेल्प कर रहा है, तो अगर उसको इंटेंशनली एड कर रहा है तो भी उसमें आ जाएगा। तो यहां से जो क्वेश्चन हमेशा 107 से जो क्वेश्चन बनाता है, वो एक तो ये करता है कि यहां से ये पूछ लेता है कि 1, 2, 3 तो कोई भी चीज उठा के रख देगा कि ये अवेटमेंट है कि नहीं है, ठीक है ना। अब इसमें एक एक्सप्लेनेशन है, और इसमें एक और दो एक्सप्लेनेशन है, और इसमें कभी कभी अगर यहां से पूछ देता है वो कभी कभी, तो इसे भी एक बार देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन 1 एक बार देखते हैं हम लोग। अ पर्सन हु बाय विलफुल मिस रिप्रेजेंटेशन or by willful concealment of a material fact which is bound to disclose voluntarily causes or procures or attempt to cause or procure a thing to be done is said to instigate the doing of that thing। तो ये कह रहा है कि इंस्टिगेशन में क्या क्या आएगा, ये भी इन्होंने बताया है।
तो ये कह रहा है कि विलफुल अगर मिसरिप्रेजेंटेशन किया है या किसी फैक्ट का विलफुली कंसीलमेंट आपने कर लिया है जो बाउंड था डिस्क्लोज करने के लिए, बाउंड मतलब ड्यूटी बाउंड, उसकी ड्यूटी थी और उसने डिस्क्लोज किया नहीं, छुपा लिया या मिसरिप्रेजेंटेशन कर दिया, ठीक है ना, जिससे कि जो काम जो वो चाहता है वो हो जाए, तो ये माना जाएगा कि उसने क्या किया, इंस्टिगेट किया है, ये इंस्टिगेशन में आ गया। तो हो सकता है ऐसे क्वेश्चन पूछ ले कि विलफुल कंसीलमेंट उसने करी है तो ये अवेटमेंट में आता नहीं आता, तो बिल्कुल अवेटमेंट में आएगा। और इसका इस एक्सप्रेशन 2 है इसका, whoever either prior to or at the time of the commission of an act does anything in order to facilitate the commission of that act and thereby facilitate the commission thereof is said to aid the doing of that act। तो इसमें क्या है, ये बता रहा है कि जो इंटेंशनली एड है, तो एक्सप्रेशन 1 थी वो फर्स्ट वाले उसकी थी, इंस्टिगेशन से रिलेटेड थी, और ये थर्ड वाले से रिलेटेड है, इंटेंशनली एड से रिलेटेड। ये बता रहा है अगर कोई भी एक्ट के पहले कुछ ऐसा काम करे, फैसिलिटेट मतलब मान लीजिए कि उसे ये समझिए आप, उसे हेल्प कर रहा है कि ये काम हो जाए, सरल कर रहा है उसके लिए, फैसिलिटेट मतलब उसे कुछ उस एक्ट को करने के लिए कुछ न कुछ सहायता दे रहा है। जैसे मान लीजिए अगर सपोज मैं तो ऐसे कर रहा हूँ कि अगर मान लीजिए मुझे मर्डर करना है और मैं बहुत लड़ाई झगड़ा कर रहा हूँ, किसी ने मेरे हाथ में एक चाकू दे दिया, तो क्या हो गया, फैसिलिटेशन हो गया कि अच्छा मेरे हाथ में चाकू आ गया, मैंने मार दिया, ठीक है ना। तो वो अगर कोई ऐसा एक्ट करता है उसे फैसिलिटेट कर रहा है, और उसकी वजह से, जो उसने फैसिलिटेट किया उसकी वजह से एक्चुअल में जो कमीशन है वो फैसिलिटेट हो, तो आप ये मान लीजिए कि उसने क्या किया, इंटेंशनली एड किया है। हिंदी में अगर इसे एक बार देखें कि जो कोई या तो किसी कार्य के लिए किए जाने से पूर्व या किए जाने के समय, पहले या फिर एट ए टाइम, उस कार्य के किए जाने को सुकर बनाने के लिए कोई बात करता है, वो सुकर या सुगम मान लीजिए आप, सुगम बनाने के लिए कोई बात करता है, और तद द्वारा उसके किए जाने को सुकर बनाता है, और उसके द्वारा जो वो कमीशन कर रहा है उसे करने को सुगम बना रहा है, वह उस कार्य को करने में सहायता करता है, यह कहा जाएगा। तो ये वैसे एक्सप्रेशन 2 इतना नहीं पूछता है, मगर पता होना चाहिए। इसका एक एग्जाम्पल है, इलस्ट्रेशन दिया हुआ है इसमें, और ये कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो इस एग्जाम्पल को जरूर एक बार, आईपीसी में एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो इसमें ये एग्जाम्पल देखना बहुत जरूरी है। तो देखते हैं इसमें क्या है। A public officer is authorized by a warrant from a court of justice to apprehend Z। ठीक है, तो उसे भाई कोर्ट ऑफ जस्टिस से को मिला है कि भाई आपको जाके Z को अरेस्ट करना है। बी नोइंग दैट फैक्ट एंड ऑल्सो दैट सी इज नॉट Z। बी को पता है कि इसे Z को पकड़ना, उसे ये भी पता है कि सी जो है वो Z नहीं है। विलफुली रिप्रेजेंट टू ए दैट सी इज Z। अब विलफुली रिप्रेजेंट क्या कर रहा है उसे, क्या ये सी है ना, यही Z है, और देयर बाय इंटेंशनली कॉजेज ए टू एप्रीहेंड सी, और ये मतलब कि इस तरीके से कर दे रहा है कि ए को लगे कि सी ही Z है। हियर बी अवेट्स बाय इंस्टिगेशन द एप्रीहेंशन ऑफ सी। तो यहाँ पर बी ने क्या किया है, इंस्टिगेट किया है ए को, क्या कि ये सी है। ये एग्जाम्पल यू के यू पूछ लेता है कि ये क्या है, तो ये अबेटमेंट है, हमें पता लग गया। हमारी नजर से कोई भी ऐसा वर्ड या सेक्शन या एग्जाम्पल नहीं छूटना चाहिए। मैं बार बार इस चीज को पहली क्लास से कह रहा हूं आपसे, और इसे बिल्कुल आप ये समझिए कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है ये एग्जाम पर्पज से, एग्जाम निकालने की ये वही चाबी बता रहा हूं मैं आपको, कि जब हम पढ़ें तो हमारे सामने से वो सेक्शन या वो कुछ भी डेफिनेशन, एग्जाम्पल, कुछ भी ऐसा नहीं निकलना चाहिए जहां से एग्जामिनर क्वेश्चन बना ले और हम वहां से क्वेश्चन ना बना पाए अपने आप। हम अगर वहां से क्वेश्चन बना रहे हैं तो हमें लगभग 101% श्योर शॉट होना चाहिए कि इस सेक्शन से इसके बाहर क्वेश्चन नहीं बनते। वो चाहे ट्रू फॉल्स में करके पूछ ले, वो चाहे कोई एलिमेंट उसका पूछ ले, वो चाहे सेक्शन पूछ ले, कैसे भी क्वेश्चन वो बनाए, तो हमारे दिमाग में क्वेश्चन बनने चाहिए। जब हम बनाने लग जाएंगे
तो हम करने भी लगेंगे। ठीक है, तो 107 हमने कंप्लीट कर लिया। 107 में क्या था, अभी अभी देखो, आंख बंद करके एक बार सोच कर देखो आप। 107 में क्या था, 3 तरीके दिए थे उसने अबेटमेंट के। कौन से दिए थे जी? इंस्टिगेशन से कर सकते हो, कॉन्स्पिरेसी से कर सकते हो, इंटेंशनल एड से कर सकते हो। और कॉन्स्पिरेशन में परसुएशन में कुछ एक्ट ओमिशन भी होना चाहिए, भी ध्यान रखना है हमें। उसका 2 एक्सप्लेनेशन दे दी थी उसने। एक बोला था विलफुल मिसरिप्रेजेंटेशन करता है, कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट करता है, तो वो भी इंस्टिगेशन में माना जाएगा। और दूसरा बता रहा है कि फैसिलिटेट कर रहा है अगर किसी कमीशन को, तो वो एड माना जाएगा। एक एग्जांपल दिया था कि एक पुलिस वाला अरेस्ट करने आता है और बी को पता है कि अरे अच्छा ये आया है, लाओ आज मैं बदला ले लेता हूँ उस चीज से, तो बोल दे यही है वो जेड। उन्होंने कहा अच्छा कि हाँ पकड़ लो इसी को ले जाओ, उसे फंसवा दिया इंस्टिगेट करके। ये 107 था। 108 पे आते हैं अब। सेक्शन 108 ये बता रहा है, इसने 108 में 5 एक्सप्लेनेशन दी है और सबके साथ लगभग एग्जाम्पल भी दिए। तो ये बता रहा क्या क्या करना अबेटमेंट का ऑफेंस होगा। 107 में तो कहीं ऑफेंस की बात नहीं कर रहा था, वो थिंग की बात कर रहा था। 107 जो बात कर रहा था वो बात कर रहा है थिंग की, और 108 जो बात कर रहा है वो अब यहां पर बनाएगा ऑफेंस। ठीक है, तो 108 में वो टाइप दिए हुए क्या क्या करना अबेटमेंट का ऑफेंस होगा, देख लेते हैं एक बार। कह रहा अ पर्सन अवेट्स एन ऑफेंस हु अबेट्स ईदर द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस और, तो एक तो इन्होंने सीधे सीधे क्या बोल दिया कि सीधे कमीशन ऑफ एन ऑफेंस कह रहा था, उससे माना जाएगा उसने ऑफेंस को अबेट किया है। और दूसरा क्या कह रहा है, और द कमीशन ऑफ एन एक्ट विच वुड बी एन ऑफेंस इफ कमिटेड बाय पर्सन capable by law of committing an offense with the same intention and knowledge as that of the abater। तो कह रहा है कि एक तो क्या, अगर सीधे सीधे आपने कमीशन, मान लीजिए आपने किसी ऑफेंस के कमीशन को अबेट किया तो वो भी ऑफेंस होगा। और कह रहा है कि एक और चीज में अबेटमेंट हो सकती है कि अगर मैं किसी एक्ट को मान लीजिए अबेट कर रहा हूं किसी एक्ट को करने के लिए, तो वो एक्ट ऑफेंस होता अगर जो मतलब कि पर्सन है केपेबल होता लॉ के अकॉर्डिंग, उसकी इंटेंशन और नॉलेज अबेटर के जैसे सेम होती, तो वो भी ऑफेंस हो जाता। तो फिर वो भी माना जाएगा कि आपने ऑफेंस के लिए ही अबेट किया है। हिंदी में एक बार देख लेते हैं। वह व्यक्ति अपराध का दुष्प्रेरण करता है जो अपराध के किए जाने का दुष्प्रेरण करता है। तो ये तो बहुत सिंपल है, ये तो खत्म हो गई लाइन। उसका दूसरी लाइन कह रहा है या ऐसे कार्य के लिए किए जाने का दुष्प्रेरण करता है जो अपराध होता, वैसे तो नहीं है मगर होता, यदि वह कार्य अपराध करने के विधि अनुसार समर्थ व्यक्ति द्वारा उसी आशय ज्ञान से जो दुष्प्रेरक का है किया जाता है ना, तो वो भी होगा। दूसरा एक एक्सप्लेनेशन 1 जो है इसकी, ये इसकी जो 5 एक्सप्लेनेशन दी है, कई बार इन एक्सप्लेनेशन से पूछ लेता है, यू के यू पूछ लेगा आपसे, यू के यू एक्सप्रेशन रख देगा और आपसे पूछ लेगा कि क्या है, तो ये अबेटमेंट है कि नहीं आपको बताना पड़ेगा। या ज्यादातर क्या करता है कि एग्जाम्पल उठा के रख देता है इसके, तो ज्यादातर इसके एग्जाम्पल उठा के रख देता है कि बताइए क्या है ये, इसमें इसने क्या किया, कौन सा ऑफेंस किया इसने। तो एक्सप्रेशन 1 देख लेते हैं। द अबेटमेंट ऑफ द इलीगल ओमिशन ऑफ एन एक्ट मे अमाउंट टू एन ऑफेंस ऑल्दो द अबेटर मे नॉट हिमसेल्फ बी बाउंड टू डू दैट। ये कह रहा है कि अगर मान लीजिए मैं अबेटमेंट कर रहा हूं किसी इलीगल ओमिशन का, जिसे ना करना ऑफेंस होगा उसके लिए, चाहे मैं उसके लिए जो अबेट कर रहा है, जो अबेटर है, वो उसके लिए लाइबल हो या ना हो, मगर क्योंकि दूसरा अगर उसे करेगा तो वो इलीगल ओमिशन होगा, तो वो भी आप भी उसमें माना जाए कि आपने एक ऑफेंस के लिए उसे अबेट किया है। समझ मेरी बात को? जैसे मान लीजिए सपोज इसमें एक एग्जांपल बड़ा
दिया जाता है, और इस एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा कि इस एक्सप्रेशन दिया क्या है। एग्जांपल ये है कि मान लीजिए एक समुद्र है, समुद्र में लोग तैर रहे हैं, मैं भी वहां लेटा हुआ हूँ, और एक लाइफ गार्ड वहां होते हैं समुद्र के आसपास, और एक लाइफ गार्ड भी है वहां पे। अब एक कोई बच्चा वहां पर डूब रहा है, तो अगर मैं उस बच्चे को वो डूब रहा है और मैं नहीं बचाता हूं, तो ये कोई ऑफेंस नहीं है ना, मैं तो ड्यूटी बाउंड नहीं हूं। मगर मैंने उस लाइफ गार्ड को भी बोल दिया, अरे क्या करेगा, इसको बचा के छोड़, मरने दे, तुझे क्या पड़ी है, और वो लाइफ गार्ड नहीं गया, या वो गया भी, तो भी मैं इसमें अबेटमेंट का दोषी हो जाऊंगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि मैं बाउंड नहीं था करने के लिए, मगर जो बाउंड था मैं उसे तो रोक रहा था। ठीक है ना, ये एक्सप्रेशन 1 कहता है। एक्सप्रेशन 2 कहता है कि टू कॉन्स्टिट्यूट द ऑफेंस ऑफ अबेटमेंट इट इज नॉट नेसेसरी दैट द एक्ट अबेटेड शुड बी कमिटेड और दैट द इफेक्ट रिक्विजिट टू कॉन्स्टिट्यूट द ऑफेंस शुड बी कॉज्ड। 108 का एक्सप्रेशन 2 क्या कह रहा है? वो तो बहुत आसान बात कह रहा है। क्या कह रहा है? कि जरूरी नहीं है कि जो आप अवेट करो वो काम हो ही जाए तो ही हम मानेंगे, हो चाहे ना हो हम तो मान लेंगे कि आपने अवेटमेंट किया था उसी ऑफेंस के लिए, है ना। और या फिर ये भी जरूरी नहीं है कि आप जो चाहते थे वही ऑफेंस हो, वही इफेक्ट मिले आपको। आप चाहते थे मर्डर हो जाए, हो गया, उसका ग्रेविटी बेचारा मरा नहीं, बच गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम नहीं मानेंगे, हम तो मानेंगे कि आपने अवेट तो उसी काम के लिए किया था। और इसमें तो जो ये इसका एग्जाम्पल ए है, एक्सप्रेशन 2 का एग्जाम्पल ए, तो बहुत मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट है, हजारों बार पूछा जाता है। ए इंस्टिगेट बी टू मर्डर सी, बी ने रिफ्यूज कर दिया, मैं नहीं मारूंगा, फिर भी ये तो गिल्टी है ना बेटिंग का। ऐसे इसका एग्जांपल बी है कि इंस्टिगेट बी टू मर्डर डी, बी ने उसे मारा, स्टेप किया, मगर उसे वूंड से वो रिकवर हो गया, मगर वो फिर भी ये मर्डर के ही अवेटमेंट का के लिए लायबल होगा, है ना। तो ये एग्जांपल बहुत पूछा जाता है। इसके बाद एक्सप्लेनेशन 3 है कि इट इज नॉट नेसेसरी दैट द पर्सन अबेटेड शुड बी केपेबल बाय लॉ ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस और दैट ही शुड हैव द सेम गिल्टी इंटेंशन और नॉलेज एज दैट ऑफ द अबेटर और एनी गिल्टी इंटेंशन और नॉलेज। तो ये कह रहा है कि ये भी कोई जरूरी नहीं है कि जो आदमी मान लीजिए वो कर रहा है, क्राइम कर रहा है, जो अबेटेड पर्सन है, उस वो केपेबल ऑफ लॉ हो क्राइम करने के लिए, या फिर उसकी नॉलेज और इंटेंशन सेम हो, ये कोई जरूरी नहीं है। मतलब मान लीजिए कि मैंने तो 6 साल के बच्चे को समझा दिया कि जाके काम कर, गोली चलाते होगी, देखी जाएगी, कुछ नहीं होता, ये तो खेल खेल रहे हैं हम लोग, तुम्हारे अंकल दोबारा जिंदा हो जाएंगे। वो 5-6 साल का बच्चा जाके उसने ट्रिगर दबा दिया, अंकल तो जिंदा नहीं हुए, है कि नहीं। तो उसमें कुछ नहीं होगा, बच्चा तो बच जाएगा, ठीक है। उसकी इंटेंशन वो नहीं थी जो आपकी थी या बेटर की थी, इंटेंशन वो नहीं, नॉलेज नहीं थी उसको, आपको तो थी, तो आप तो अबेटमेंट ऑफ मर्डर के होगे। और इसका जो एग्जांपल है वो ए या बी आप देखोगे उसी से रिलेटेड है कि ए विद अ गिल्टी इंटेंशन अबेट्स अ चाइल्ड और अ lunatic to commit an act which would be an offense if committed by a person capable by law of committing an offense and having the same intention as A। तो वो lunatic है, वो पागल है, तो उसे तो भाई डिफेंस मिल जाएगा ना, उसकी तो इंटेंशन आपकी जैसी नहीं होगी, है कि नहीं। तो आप हो जाओगे कमिटेड लाइबल, दूसरा हो चाहे ना हो, ठीक है ना। तो ये 3 हो गए। इसके बाद एक्सप्रेशन 4 है, ये कह रहा था अबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस बीइंग एन ऑफेंस, द अबेटमेंट ऑफ सच एन अबेटमेंट इज ऑल्सो एन ऑफेंस। राइमिंग सी क्रिएट कर दिया इस पूरे एक्सप्लेनेशन में, तो कई बार समझ में भी नहीं आती, और ये सिर्फ और सिर्फ समझ में आता है एग्जाम्पल से। एक्सप्रेशन 4 क्या कह रहा है? कह रहा है कि मान लीजिए अबेटमेंट ऑफ मर्डर एक क्राइम है, हमने अभी पढ़ा कि आप किसी भी अपराध के लिए अबेट करोगे वो एक क्राइम है, पर अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस, इसने एक वो क्रिएट कर दिया, मतलब कि जैसे मान लीजिए मर्डर एक क्राइम है, मर्डर एक क्राइम है, उसका अबेटमेंट एक क्राइम है, तो अबेटमेंट ऑफ मर्डर क्राइम हो गया। और अबेटमेंट ऑफ जस्ट अ मिनट,
अबेटमेंट ऑफ मर्डर भी क्राइम होगा। एक्सप्लेनेशन 4 कह रहा है, एक बार और देखो, द अबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस, एक ऑफेंस को अबेट करना, बीइंग एन ऑफेंस, द अबेटमेंट ऑफ सच अबेटमेंट इज ऑल्सो एन ऑफेंस। मर्डर एक ऑफेंस है और उसका अबेटमेंट भी एक ऑफेंस है, तो अबेटमेंट ऑफ मर्डर, अबेटमेंट ऑफ मर्डर क्राइम हो गया। तो फिर इसको करना, इसको अगर मैं अवेट कर रहा हूं किसी को कि भैया तुम जाके ना अवेट करो, तो ये भी क्राइम ही माना जाएगा। और इसमें एग्जांपल जो दिया वो मैं बता देता हूं। ए अवेट कर रहा है बी को कि तुम जाके सी को अवेट करो टू किल डी। ए बी को वेट कर रहा है कि तुम सी को वेट करो कि वो डी को मार दे। तो अगर मान लो कि बी अगर खुद वहां पर जाके सी को अवेट करता कि डी को मार दो, तो एक ऑफेंस है। तो ए ने जो ऑफेंस को ही अवेट कर रहा है, अवेटमेंट के ऑफेंस को अवेट कर रहा है, तो ये भी अवेटमेंट ऑफ मर्डर के लिए लायबल हो जाएगा। तो इसका एग्जांपल भी जो मैंने दिया वो यही है कि ए इंस्टिगेट बी टू इंस्टिगेट सी टू मर्डर जेड, तो ये भी एक ऑफेंस हो जाएगा। और एक्सप्रेशन 5 कहता है, एक्सप्लेनेशन 5 जो कह रहा है, एक्सप्लेनेशन 5 कह रहा है, इट इज नॉट नेसेसरी टू द कमीशन ऑफ द ऑफेंस ऑफ अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी दैट द अबेटर शुड कंसल्ट द ऑफेंस विद द पर्सन हु कमिटेड। इट इज सफिशिएंट इफ ही एंगेज इन द कॉन्स्पिरेसी इन पर्सुएंस ऑफ विच द ऑफेंस इज कमिटेड। तो कह रहा है कोई जरूरी नहीं है कि मान लीजिए ए बी सी डी ई एफ इतने लोग एक मान लीजिए अबेटमेंट एक दूसरे को कर रहे हैं, तो कोई जरूरी नहीं है कि ये एफ ए को जानता ही हो सकता है कि ए ने बी को वेट किया, बी ने सी को वेट किया, सी ने ई को किया, ई ने डी को किया, डी ने जाके एफ को करा, एफ को पता ही नहीं है कि इस पूरे अबेटमेंट के इस खेल में ए भी है। समझ रहे हो आप? तो इसमें ए आ जाएगा। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि अगर उसे पता नहीं है तो आप बोलो कि नहीं जी मुझे इसे तो पता ही था मेरे बारे में, तो मैं तो इसमें अबेटमेंट में नहीं आता, तब भी आप आ जाओगे। ये एक्सप्रेशन 5 कहती है। तो 108 में क्या है, 4-5 तरीके दिए हुए हैं। पर 108 से क्वेश्चन ज्यादातर क्या है, एक तो ये जो सेकंड एक्सप्लेनेशन थी उसके एग्जांपल पूछता है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन आपकी जो थर्ड का एग्जांपल पूछ देता है, ये इंपॉर्टेंट है। 108 से ज्यादा कुछ नहीं पूछता है। 107 से टाइप पूछ लेता है, 2-3 जो है वो पूछ लेता है। 108 है बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका एग्जाम्पल पूछता बहुत ज्यादा। इसका एग्जाम्पल मतलब मुझे समझ नहीं आता कि इन लोगों को खुद के एग्जाम्पल भी नहीं बनाते हैं। ये एग्जाम्पल पूछ रहे हैं पिछले 50 साल से। 108 ए का जो एग्जाम्पल है, ए इन इंडिया इंस्टिगेट बी a foreigner in Goa to commit a murder in Goa और A is guilty of awaiting murder। यही लाइन से बिना एक लाइन आती है कि यही वाला एग्जांपल लिख देंगे, पूछेंगे कि इसमें वो क्या होगा, तो आप बताओगे अबेटमेंट ऑफ मर्डर के लिए वो लायबल होगा। इंडिया में एक बैठा बंदा, गोवा तब हमारा फॉरेन कंट्री हुआ करता था एक्चुअल में जब ये बनी थी, तो इन्होंने फॉरेन कंट्री माना। ऐसे मानो कि एक आदमी है जो अमेरिका में किसी को इंस्टिगेट करता है कि अमेरिका में तुम मार दो किसी को, तो वो भी लायबल होगा। अब इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं 108 से आगे 109, इसमें 2-3 हम साथ साथ पढ़ लेते हैं। देखिए 109 और इसे हम पढ़ लेते हैं 114 और 2 हम सेक्शन पढ़ेंगे 115 प्लस 116। ठीक है ना, ये 2 सेक्शन हम साथ पढ़ेंगे अलग अलग उसमें। तो 109 और 10 ये जो 14 है, ये दोनों आते हैं जब आपने अबेटमेंट किया और क्राइम कमिट हो गया। क्राइम कमिटमेंट हो गया, और इसमें क्या होता है कि क्राइम कमिट नहीं हुआ।
नो ऑफेंस कमिटेड। 109 मान लीजिए आपने अबेटमेंट किया, 107 108 आपने पढ़ लिया, तो दो ही स्थिति हो सकती है कि आपने जो अबेटमेंट किया, या तो उस अबेटमेंट में आके सामने वाला अबेटर जो है अबेटेड पर्सन जो है जाके क्राइम कर दे, या तो वो ऑफेंस ना करे। तो और कर दे तो क्या होगा, नहीं करे तो क्या होगा? कर देगा तो 109 114 में हम पढ़ेंगे, नहीं करेगा तो 115 116 में हम पढ़ेंगे। तो पहले तो ये याद कर लो आप कि जो मतलब करता है तो 109 114 पढ़ना है, नहीं करता तो 15 16 पढ़ना है हमको। तो 109 देखो अब करता है तो क्या होता है, कह रहा है whoever abates any offense shall, if the act abated is committed in consequence of the abatement। तो बता रहा है कि भैया जो अबेटमेंट, जो आपने एक्ट अबेटेड किया और उस अबेटमेंट के कॉन्सिक्वेंस में वो एक्ट जो ऑफेंस था वो कमिटेड भी हो गया, एंड नो एक्सप्रेस प्रोविजन इज मेड बाय दिस कोड फॉर द पनिशमेंट ऑफ सच अबेटमेंट बी पनिश्ड विद द पनिशमेंट प्रोवाइडेड। तो ये तो बहुत सिंपल कह रहा है, कोई अगर पनिशमेंट नहीं है तो वैसे ही पनिश किया जाएगा जो ऑफेंस के लिए पनिशमेंट होगी, है ना। यहां से कुछ ज्यादा नहीं पूछता है, ज्यादा ज्यादा कभी कभी ये पूछ लेता है कि अगर उसने मतलब ये अबेटमेंट में कमिट हो गया है कॉन्सिक्वेंस में, तो फिर उसका प्रोविजन कहाँ है कि 109 में। और 109 और 1014 में फर्क क्या है, 1014 भी इसके साथ ही पढ़ना है क्योंकि हमको। तो 109 1014 में सिर्फ एक फर्क है, पीटी के पर्पज से प्रेजेंस का फर्क है। 109 में जो अबेटर है वो कभी प्रेजेंट नहीं होता ऑन द स्पॉट जब क्राइम करा जाता है। 114 में 114 में जो अबेटर है वो वहां प्रेजेंट भी होता है, इतना ही फर्क है और कोई फर्क नहीं है। देखिए एक बार 114 देखते हैं एक बार कि वेन एवर एनी पर्सन, जब भी कोई व्यक्ति हु इफ एब्सेंट वुड बी लाइबल टू बी पनिश्ड एज एन अबेटर, अगर वो एब्सेंट होता और अबेटर की तरफ पनिश्ड लाइबल होता पनिशमेंट के लिए, is present when the act or offense for which he would be punishable in consequence of the abatement is committed। तो वहां पे प्रेजेंट है, ये वर्ड पकड़ लो कि 14 में क्या है कि वो उस जगह पे प्रेजेंट है। he shall be deemed to have committed such act or offense। तो ऐसी स्थिति में तो हम यही मान लेंगे कि उसने खुद ही वो क्राइम किया है। अगर वो प्रेजेंट है तो ये मान लेंगे उसने खुद ही किया। उसे मान लीजिए मर्डर का अबेटमेंट किया था और खुद भी खड़े होकर देख रहा है, तो ये समझ लीजिए कि उसको सीधे मर्डर 302 में आप जो चार्ज लगाओगे 302 में लगाओगे आप, रेड विद 114। और अगर मान लीजिए मैंने अबेट कर दिया और मैं अपने घर बैठा हूं, जिसे मैंने अबेट किया वो जाके मर्डर कर रहा है, तो फिर मेरे पास चार्ज 302 का नहीं लगेगा, मैं 109 में लाइबल हूंगा, मगर मेरे को जो पनिशमेंट है वो 302 से मिलेगी। डिग्री का फर्क आ जाएगा थोड़ा सा, 109 104 में ये। अब अगर नहीं हुआ है, ये तो हो गया कि आप थे वहां पर प्रेजेंट। मान लीजिए आप प्रेजेंट, ये यहां पर कर देता हूं कि प्रेजेंट थे और इसका मतलब प्रेजेंट नहीं थे। तो 115 में 116 में बता रहा है कि आप अगर प्रेजेंट नहीं हो तो क्या होगा। तो एक बार देख लेते हैं क्या होगा। तो 115 कह रहा है कि whoever awaits the commission of an offense punishable with death or imprisonment for life। तो 115 दो तरीके की बात कर रहा है कि पनिशमेंट अगर कोई ऐसा आपने मतलब कि जो अबेटमेंट करी है उस ऑफेंस के लिए करी है जो कि जिसमें पनिशमेंट होगी लाइफ इम्प्रिजमेंट या फिर डेथ तक की, और ऐसे किसी ऑफेंस के लिए आपने अबेट किया है तो क्या होगा। तो ये होगा कि आपको 7 साल तक की सजा हो सकती है। तो हमें देखो क्या करना है, मान लो जैसे हम एक सेकेंड, मान लो हम पढ़ रहे हैं 115, ठीक है, हम पढ़ रहे हैं 115। अब मान लीजिए हमने इसमें देख लिया क्या क्या है जी, डेथ है प्लस LI है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, ठीक है ना। तो इसमें हमें कितनी होगी 7 इयर्स। हमें 115 में इसके अलावा कुछ पढ़ना ही नहीं है, ये ही तो दो वर्ड पढ़ने हैं। हमें जो पूछेगा 115 में यहीं से तो पूछेगा, और क्या पूछेगा। और इसके बाद देखिए आगे भी एक वो लाइन जोड़ रखी है, क्या जोड़ी है कि अगर इन सबको करते हुए 115 का ये जो काम कर रहे हो ऑफेंस अगर हर्ट हो गया, समझ रहे हो, अगर आपने
हर्ट कॉज कर दी तो वो 7 साल की सजा कितने बदल जाएगी आपकी? 14 साल में बदल जाएगी। बस हमें 115 जितना मैंने स्क्रीन पे लिखा है इसके अलावा एक शब्द नहीं पढ़ना, और इसके बाहर वो एक शब्द कहीं बनाएगा नहीं। 115 में वो काम तो हुआ नहीं, मगर जिस काम की हमने कही थी अगर वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ से पनिश होता तो भैया 7 साल की सजा होगी, और अगर उसे करते हुए हर्ट कॉज भी कर दिया आपने तो वही दुगनी हो जाएगी आपकी सजा, वो 14 साल में चली जाएगी। ठीक है, 115 में। और 116 में देखो अगर आप, तो ये तो डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट वाले केस तो यहाँ पे कवर होगा 115 में। इसके अलावा जो बचे तो 116 कहता है इसके अलावा जो बचे उसमें क्या होगा? 116 कहता है कि इसके अलावा के जितने भी केस बचे हैं उसमें 1/4, क्योंकि आपने कमिट तो हुआ नहीं है, तो 1/4 ऑफ लॉन्गेस्ट, 1/4 ऑफ लॉन्गेस्ट का होगा। ठीक है ना? और इसी का सेकंड पार्ट कहता है 116 का कि मान लीजिए पब्लिक सर्वेंट को आपने इंस्टिगेट किया, अबेट किया, सॉरी, या पब्लिक सर्वेंट ने आपको अबेट किया, किसी भी स्थिति में कोई भी एक तरफ पब्लिक सर्वेंट आया था, अगर कोई सरकारी कर्मचारी आ गया तो फिर क्या होगा? तो फिर 1/4 होगी ऑफ वही लॉन्गेस्ट। ठीक है ना? तो 115 में सिर्फ हम डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट वाले केस कवर कर रहे थे, 7 और 14 में जा रहे थे, और 116 में किस में जा रहे हैं कि अगर भैया आप नॉर्मल कोई व्यक्ति हो तो 1/4 की कर देंगे, और अगर पब्लिक सर्वेंट आ गया तो 1/2 की कर देंगे। हमें ज्यादा पढ़ना ही नहीं है, हमें ऐसे ही याद करना है, पीटी के लिए हमें ऐसे ही याद करना है। 109 114 हमने पढ़ा, 109 में भैया प्रेजेंट नहीं था, 114 में प्रेजेंट था। 115 116 में क्या था कि 15 में था लाइफ और डेथ वाले केस कवर कर रहे थे, 14 कर रहे थे, 116 में आए तो 1/4 1/2 कर रहे थे। पब्लिक सर्वेंट 1/2 कर दिया, सिंपल कोई कॉमन मैन है 1/4 कर दिया, खत्म हो गया। इतने बड़े बड़े सेक्शन देख के डर भी नहीं लगेगा कि अरे इसे कैसे पढ़े, ये तो इतने बड़े बड़े सेक्शन है कि नहीं? ये खत्म हो जाएंगे। इसके बाद इसमें ये 110 111 112 113 ये 4 सेक्शन है। 110 111 और 113 इसमें से तो कभी कभी पूछता है, 112 से तो कभी पूछता नहीं है, और 110 से भी नहीं पूछता। खैर अगर पीटी में क्वेश्चन पूछता है तो ज्यादातर उसकी आदत है 111 से पूछता है और या फिर 113 से पूछता है। और 111 से पूछता क्या है कि देखो इसमें क्या लिखा है, कभी कभी तो क्या करेगा डेफिनेशन, ये उसका बहुत पेट वो है, डेफिनेशन लिख के पूछता किस में है, और कंफ्यूजन बहुत हो जाती है कि 110 में था, 111 में था, 112 में था, याद ही नहीं आता, बड़ा कंफ्यूज करता है ये। तो एक बार देख लेते 111 क्या है। व्हेन एन एक्ट इज अबेटेड एंड अ डिफरेंट एक्ट इज डन, the abater is liable for the act done in the same manner and to the same extent as if he had directly abated it। बहुत सिंपल कहता है कि आपने एक एक्ट के लिए आपने अबेट किया था, मगर क्या हुआ दूसरा उसने जाके वहां पर कुछ और कर दिया। आपने करा कि उसे जान से मार दो, और उसने क्या करा कि वहां जाके चोरी कराया, घर में जान से मार के नहीं आया, कुछ और ही कर दिया। या फिर मान लो कि आपने कहा था जान से मार दो, और वो क्या घर में आग लगा के उसने जान से मार दिया, पूरे घर में 2 लोग थे वो भी मर गए, घर भी जल गया, प्रॉपर्टी भी खत्म हो गई। आपने तो बोला था ए को मारना, ए के साथ उसने बी और सी को ही मार दिया और घर भी जला दिया। तो वो कह रहा है कि आपने जो एक्ट के लिए कहा और उसने कुछ और कर दिया तो भी आपको हम ऐसे मान लेंगे कि आपने इसी काम के लिए वेट किया था, कि आपने ये भी कहा था घर भी जला कर देना, हम मान लेंगे इस बात। बट प्रोवाइजो इस पर थोड़ी सी लिमिटेशन लगाता है कि भैया ये तो बहुत वाइड हो जाएगा, बहुत एरिया बहुत बड़ा हो जाएगा, आदमी ने कुछ कहा उसे उसी के लिए सजा मिलनी चाहिए, यहाँ तो ये हो जाएगा कहा कुछ और जितने भी उसके बाद होंगे सबके लिए वो तो लायबल हो जा रहा है ना। तो प्रोवाइजो कहता है कि प्रोवाइडेड द एक्ट डन वाज प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस ऑफ द अबेटमेंट। ये प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस जो वर्ड है ना 111 का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस का अधिसंभाव्य परिणाम, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जिसे मैंने अबेट किया है, जिस काम के लिए अबेट किया है, और जो दूसरा एक्ट उसने किया है, वो प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस होना चाहिए।
सपोज करो कि मैंने उसको अवेट किया किसी के मर्डर के लिए, वो मर्डर तो कर आया, अब क्योंकि घर में उसने नजर पड़ गई 2 लाख कैश भी रखे थे तो उसने वो भी उठा के भाग गया। अब इसमें क्या कि पुलिस ने चार्ज बना दिया कि थेफ्ट का ही बनेगा जी आपका तो, और मर्डर का ही बनेगा। तो क्या हुआ, जब इससे जब देखेंगे जब वो चार्ज बनाएगा तो हम पढ़ेंगे 111, क्योंकि मैंने उसे मर्डर के लिए किया और उसने दूसरा एक्ट कर दिया तो 111 तो पहले कहता है अपनी मेन बॉडी में कि आपने जो जो कुछ और भी एक्ट कर दिया उसके लिए भी लायबल होंगे, मगर इसका प्रोवाइजो तो ये कह रहा है प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस, और मर्डर का प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस थेफ्ट नहीं होता। थेफ्ट इज अ डिफरेंट ऑफेंस ऑल टुगेदर, मर्डर इज अ डिफरेंट ऑफेंस। हाँ, अगर मर्डर करते हुए सपोज करो को किसी और का मर्डर कर दे, किसी के दांत तोड़ दे, किसी का हाथ तोड़ दे, किसी का घर जला दे, भाई हो सकता है कि उसने सोचा कि लाओ कमरे में सो रहा है आग लगा देता हूं, बाहर से कुंडी बंद करके मर जाएगा, तो मारना तो चाहता था, आग लगा के मारना चाहता था, तो ये प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस है। कोई बचाने आया उसे भी मार दिया, ये प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस है। हो सकता है ऐसा प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस कि हाँ उसकी संभावना हो कि ये करने जाएंगे तो ये भी हो सकता है, मगर कोई चीज जो उसकी संभावना ही नहीं है उसके लिए आप वो कैसे लायबल कर सकते हैं, नहीं कर सकते। 111 ये कहता है, एक्ट एक कहा हो दूसरा गया। और देखो 113 क्या कहता है, इसके साथ जब आप पढ़ोगे थोड़ा सा, एक 113 देखो आप पढ़ोगे तो 113 जो बात करता है वो इफेक्ट की बात करता है, मतलब कि 111 तो कह रहा था कि उसने एक्ट ही दूसरा किया, पर 113 कह रहा है कि हमने जो कहा करा तो उसने वही एक्ट, मगर उसका जो इफेक्ट आया, जो अबेटेड पर्सन था उसने करा तो वही जो उससे कहा गया, मगर जो उसका इफेक्ट आया वो अलग आया। जैसे इसमें भी एक एग्जांपल है, और इस एग्जांपल को पढ़ो, ये पूछ देता कभी कभी कि ए इंस्टिगेट बी टू कॉज ग्रेवियस हर्ट टू जेड, बी इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द इंस्टिगेशन कॉज ग्रेवियस हर्ट टू जेड। तो उसने बोला कि ऐसे ग्रेवियस हर्ट देनी है, उसने इंस्टिगेट किया, उसने जाके उसे चाकू से उस पर हमला कर दिया होगा, उसे ग्रेवियस हर्ट देने की उसने कोशिश भी कर दी, जो कहा वही किया, मगर हुआ ये कि वो चाकू थोड़ा ज्यादा लग गया और इफेक्ट ये आया कि वो तो मर ही गया। ठीक है ना। अब कह रहा है कि अगर ऐसा होगा, इफेक्ट आएगा और जिसने वेट किया उसे इसका अंदाजा हो कि ऐसा हो सकता है, तो वो भी लायबल होगा। पीटी पर्पस से जो आपको ध्यान रखना है जो चीज है वो ये है कि 111 में बात कर रहा है डिफरेंट एक्ट की, 113 में बात कर रहा है डिफरेंट इफेक्ट की। ये डिफरेंस अगर आपको याद रहा तो आप भी 111 113 में कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है ना, ये डिफरेंस याद रखना। 111 में बोलता है डिफरेंट एक्ट, 113 में बोलता है डिफरेंट इफेक्ट, खत्म। इसके बाहर कुछ नहीं पूछता कभी। एग्जाम्पल आपने देख लिया, एग्जाम्पल पूछता है वैसे ज्यादातर, वो आपको पता ही है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं आप। 117 118 19 ये इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पर्पज से आपके बिल्कुल भी। अब इसके बाद कॉन्स्पिरेसी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ से कॉन्स्पिरेसी का तो कुछ पूछता ही नहीं है, कॉन्स्पिरेसी में उसने कुछ नहीं पूछना। 120 से 120 भी मान लीजिए चैप्टर 5A है, आज तक पूछा तो नहीं गया, मगर मैं फिर भी आपको बताता हूँ कि ये अमेंडमेंट होकर जब ऐड किया था 1913 में अमेंड किया गया था। आज तक तो नहीं पूछा गया, और बाई चांस पूछ ले चैप्टर 5A किस अमेंडमेंट से ऐड हुआ था, किस ईयर में ऐड हुआ था, 1913 में ऐड हुआ था। तो 120A जो सेक्शन है ये कॉन्स्पिरेसी की बात करता है, इसमें जो पूछता है तो हमेशा यही पूछेगा आपसे, डेफिनेशन उठा के पूछ देता है। तो इसमें लिखा है कि व्हेन 2 or more persons एग्री टू डू और कॉज टू बी डन
फर्स्ट एन इलीगल एक्ट, दो या दो से ज्यादा लोग जब एग्री होते हैं कुछ करने के लिए या कॉज टू बी डन करवाने के लिए। पहला क्या है, कोई इलीगल एक्ट करने के लिए, कोई भी जो अवैध कार्य हो। दूसरा क्या कह रहे हैं कि एन एक्ट विच इज नॉट इलीगल, खुद में तो वो एक्ट इलीगल नहीं है मगर इलीगल मीन्स से करेंगे उसको, मीन्स जो होंगे करने के तरीके होंगे वो इलीगल होंगे, तो वो कॉन्स्पिरेसी होगी। सेल अमाउंट टू एन क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी अनलेस सम एक्ट बिसाइड्स द एग्रीमेंट इज डन बाय वन और मोर पार्टी टू सच एग्रीमेंट इन परसुएंस देयरफॉर। अच्छा सॉरी, मैं थोड़ा सा वो हो गया, एक लाइन मैंने छोड़ दी इसमें। प्रोवाइडेड दैट नो एग्रीमेंट एक्सेप्ट एन एग्रीमेंट टू कमिट एन ऑफेंस shall amount to criminal conspiracy unless some act besides the agreement is done by one or more parties to such agreement in pursuance thereof। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्या कह रहा है ये कह रहा है कि देखो दो से ज्यादा लोग जब भी कोई कौन से कार्य के इलीगल एक्ट करने के लिए राजी हो गए या फिर लीगल एक्ट को इलीगल तरीके से करने के लिए राजी हो गए तो वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है, ठीक है ना। मगर प्रोवाइजो में और कह रहा है कि कोई भी एग्रीमेंट जो हमने कॉन्स्पिरेसी का किया है वो तब तक मतलब कि उसमें नहीं आएगा, ऑफेंस नहीं बनेगा कॉन्स्पिरेसी का जब तक कि कुछ इन परसुएंस ऑफ दैट एग्रीमेंट कोई एक्ट ना किया गया हो अपार्ट फ्रॉम एक्सेप्ट द एग्रीमेंट टू कमिट एन ऑफेंस। तो ऑफेंस जो है आईपीसी में मतलब ऑफेंस को छोड़ के अगर इलीगल की बात करें तो उसमें दो तीन चीजें थी, ऑफेंस भी इलीगल में आता था, है ना, प्रोहिबिटेड बाय लॉ भी इलीगल में आ रहा था, 43 में हम पढ़ रहे थे, कोई सिविल एक्शन लेने के लिए जो ग्राउंड्स दे रहा है वो भी इलीगल में आ रहा था। तो ऑफेंस को छोड़ के बाकी के दो हैं उसमें एग्रीमेंट की हालत में ऐसा होना चाहिए कुछ एक्ट भी किया गया हो। ऑफेंस के लिए खाली एग्रीमेंट है, जैसे मर्डर एक ऑफेंस है और मैंने उसके लिए जैसे ही एग्रीमेंट किया विद यू विद एनी पर्सन कि चलो एक काम करते हैं, ए का मर्डर करते हैं, और इधर मैंने एग्रीमेंट किया, इधर मैंने कॉन्स्पिरेसी का ऑफेंस कर दिया, ठीक है ना। तो ये चीज है इसमें। और एक्सप्लेन कहते हैं इट इज मटेरियल वेदर द लीगल एक्ट इज अल्टीमेट ऑब्जेक्ट ऑफ सच एग्रीमेंट और इज मियरली इंसिडेंटल टू दैट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है, 120 में ज्यादा कुछ पूछता नहीं है, 120 बी में भी वैसे कभी ज्यादा कुछ पूछता नहीं है, 120 बी में भी अगर वैसे तो इसके साथ इसमें एक चीज कभी अगर पूछ दे जो मुझे लगता कभी मन करे उसका और पूछे तो वो तो ये जरूर पूछ सकता है कि जो इसका 120 बी का क्लॉज 2 है इसको किसके साथ पढ़ा जाता है। वो घुमा के ऐसे पूछ सकता है कि 120 बी का क्लॉज 2 है, देखो इसे एक बार मैं पढ़ता हूँ, देखो इसमें क्या लिखा है कि whoever is a party to a criminal conspiracy other than a criminal conspiracy to commit an offense punishable as aforesaid shall be punished with imprisonment for the duration of 6 months। तो इसमें क्या है कि ऑफेंस के अलावा जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है उनकी बात कर रहा है, तो उनको 6 महीने की सजा दे रहा है। मगर ये 6 महीने की सजा के लिए भी आप सीआरपीसी का अगर 196 क्लॉज 2 सीआरपीसी पढ़ोगे तो वहां पे लिखा है कि अगर आईपीसी का 120 बी का क्लॉज 2 अगर है तो फिर आपको पहले सैंक्शन लेनी पड़ेगी डीएम की, स्टेट की, 196(2) में क्लॉज दिया हुआ है, आप सीधे आप उसे प्रोसिक्यूट नहीं कर पाओगे, यू हैव टू टेक द परमिशन, आपको पहले सैंक्शन क्या बोलते हैं उसे उसकी अनुमति लेनी पड़ेगी। तो कभी अगर पूछना चाहे तो ये जरूर पूछ सकता है, मेरे को लगता है, वैसे कभी पूछता तो कभी नहीं है। उसके बाद हम आ जाते हैं, कॉन्स्पिरेसी खत्म कर लिया, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब यहां से आया था 121 वेज वॉर, यहां से कभी क्वेश्चन नहीं पूछा गया इस पूरे एरिया में, क्वेश्चन वो हमेशा वैसे तो 124A से पूछता है सेडिशन से, मगर फिर भी थोड़ा बहुत देख लेना बहुत अच्छी बात होती है। जैसे वेज वॉर 121 में है, whoever wages war against the government of India or attempt to wage such war or abates the waging of such war shall be punished with death, imprisonment for life and shall also be liable to fine।
अच्छा, कई बार क्या करता है, क्वेश्चन बनाता है और क्या पूछ देता है, पूछ देगा कि नीचे दिए हुए किस सेक्शन में डेथ की पनिशमेंट नहीं है, ये पूछ देता है। और उसमें एक ऑप्शन दे देगा, 121 दे देगा, 302 दे देगा, आपको 308 दे देगा, ऐसे दे देगा, 3-4 दे देगा जिसमें डेथ की पनिशमेंट होगी, किसी एक में नहीं होगी। तो आप हमेशा जितने भी डेथ वाले हो उनको हमेशा याद रखना है, जैसे डेथ कमी उनमें होती है। तो वेज वॉर एक ऐसा क्राइम है जिसमें डेथ की पनिशमेंट प्रोवाइडेड है। तो कहीं कभी कभी माइंड से स्लिप हो जाएगा, अच्छा 121 को इस तरीके से आपने कभी पढ़ा भी नहीं होगा कि किस किस में डेथ नहीं है, किस किस में डेथ है, और डेथ पूरा एपीसी में 2-4 जगह ही है। तो वो 2-4 जगह हमेशा याद रखनी चाहिए। अच्छा, इस सेक्शन में डेथ की पनिशमेंट भी है, इतना सीवियर, इतना ग्रेव ऑफेंस है ये 302 हो गया, ये हो गया। आपने जैसे रेप में अब तो कई जगह रेप के अमेंडमेंट कर करके कई जगह डेथ बढ़ा दी है उन्होंने, वो चीजें आ जाती हैं, ठीक है ना। तो ये चीज आप हमेशा थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो 121 में क्या है कि हमें तो ये याद करना है, 121 में वेज वॉर थी, कॉन्स्पिरेसी के बाद हम वेज वॉर करते हैं। वेज वॉर किसमें, 121 में डेथ की पनिशमेंट है। 121 ए इंपॉर्टेंट नहीं है, 122 123 नहीं है, 124 में नहीं, 124 ए जो मैं बता रहा था, सेडिशन इंपॉर्टेंट है। 124 ए सेडिशन इंपॉर्टेंट है। इससे क्या है कि ये थोड़ा लाइमलाइट में भी रहता ही है आजकल, तो अलग अलग गवर्नमेंट्स के उसमें इस पर 2 लैंडमार्क केस लो, और कभी कभी सीधे सीधे केस लो पूछ लेता है। तो इस पे एक बहुत लैंडमार्क केस लो है, अगर आपको पता हो, बाल गंगाधर तिलक जी का एक केस लो है इस पे, वो कई बार पूछा गया, ऐसे पूछता था किससे रिलेटेड है ये, मतलब वो केस लॉ लिख देंगे, पूछेंगे किससे रिलेटेड है, कॉन्स्पिरेसी लिख देंगे, सेडिशन लिख देंगे, ठीक है, अबेटमेंट लिख देंगे, कुछ भी लिख देंगे, 4 चीजें लिख देंगे, पूछ लेंगे किससे रिलेटेड है। जस्ट अ मिनट, ठीक। हाँ, तो इस पे एक मैं आपको केस लॉ बता रहा था कि इसमें केस लॉ है बाल गंगाधर तिलक जी का, ठीक है ना। तो उस केस को मैं लिखवा देता हूं। एक केस है ये, क्वीन एम्प्रेस वर्सेस बाल गंगाधर तिलक, ये 1897 का केस। ये कई बार पूछा था किससे रिलेटेड है, तो ये सेडिशन से रिलेटेड है। एक इसमें एक और लैंडमार्क केस है, ये तो बहुत ज्यादा ही पूछा जाता है बाल गंगाधर तिलक वाला, और एक और पूछते हैं केदारनाथ, ये भी आपने जरूर पढ़ा होगा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। केदारनाथ वर्सेस बिहार, स्टेट ऑफ बिहार, ये 1962 का केस है, सुप्रीम कोर्ट। ये 2 केस जो है इसके लैंडमार्क केस है, कई बार एग्जाम में पूछ देते हैं इस केस को लिख के किससे रिलेटेड है। तो केदारनाथ और बाल गंगाधर तिलक दोनों सेडिशन से रिलेटेड थे। इसे 3 बार ऐसे रिपीट करना, जब आप केस लो पढ़ो तो ऐसे रिपीट करो,
कोई भी लाइन ऑफ ऑर्डर, अच्छा केदारनाथ बाल गंगाधर सेडिशन, केदारनाथ बाल गंगाधर सेडिशन, केदारनाथ बाल गंगाधर सेडिशन, तो आपको याद हो जाएगा वो, फिर आप भूलोगे नहीं। अब इसमें बात आती है कि एक तो ये हो गया, दो केस पूछ देता है, किसमें 121A में है, फिर इसमें अंदर से भी पूछ लेता है कभी कभी, और अंदर से क्या पूछता है, इसकी एक्सप्रेशन 1 कभी कभी पूछ लेता है। और एक बार आप एक्सप्रेशन 1 देखो इसकी, द एक्सप्रेशन डिसअफेक्शन इंक्लूड डिसलॉयल्टी एंड ऑल फीलिंग्स ऑफ एनिमिटी। ये पूछ लेगा आपसे कि डिसअफेक्शन में क्या क्या आता है, और आपने ये लाइन इतना गौर से नहीं पढ़ी होगी और वहां कंफ्यूजन होती है। तो इसमें अगर डिसअफेक्शन में डिसलॉयल्टी और सारी दुश्मनी की जो भावना है वो सब आ जाती है। ये लाइन पे जरूर ध्यान रखिएगा। अब एक बार इसको रीड कर लेते हैं 124A को। कह रहा है whoever by words, whoever by words either spoken और रिटर्न, चाहे बोला गया हो चाहे लिखा गया हो, और बाय साइन और बाय विजिबल रिप्रेजेंटेशन, और अदरवाइज कैसे भी, मतलब कुछ उसने बस कुछ कह दिया हो, समझा दिया हो, दिखा दिया हो, ब्रिंग और अटेम्प्ट टू ब्रिंग इनटू हेटर्ड और कंटेम्प्ट, और एक्साइट्स और अटेम्प्ट टू एक्साइट डिसअफेक्शन टुवर्ड्स द गवर्नमेंट एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया। सिंपल सी बात ये कह रहा है कि आप गवर्नमेंट के खिलाफ और किसी को भड़काते हैं, कुछ डिसअफेक्शन पैदा करते हैं, तो वो सब चीजें किस में आएंगी, सेडिशन में आएगा। और ये डिबेट में रहता है हमेशा, 124A के ये बोल दिया तो गवर्नमेंट ने चार्ज लगा दिया, वो बोल दिया गवर्नमेंट ने चार्ज लगा दिया। हर गवर्नमेंट अपने तरीके से उसका यूज करती है और मिस यूज भी करती है। तो उसमें 3 साल तक की सजा 124 का। हमने डिसअफेक्शन में जो मेन चीज हमने क्या पकड़ ली कि डिसअफेक्शन में क्या है कि एक तो डिसलॉयल्टी है, और क्या है, जितनी भी शत्रुता की सभी भावनाएं शामिल है, ऑल फीलिंग्स ऑफ एनिमिटी इसमें इंक्लूड है। उसके बाद आपका 125, 126, 27 ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, 131 ये सब आगे 140 तक। अब आपका जो आगे इंपॉर्टेंट है, बीच के सेक्शंस जितने हैं ये सब इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है आपके एग्जाम पर्पज से। अब आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है 141 से, 141 से लेके आपका 153A तक, बी तक, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। तो एक बार इसे देखते हैं, अनलॉफुल असेंबली। अनलॉफुल असेंबली से क्वेश्चन बनाता क्या है, देखो आप यहां से क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो आप ये मान के चलो कि 141 से 149 तक अनलॉफुल असेंबली है, यहां से एक क्वेश्चन तो बनाएगा ही बनाएगा, आईपीसी एक तो बनाएगा ही बनाएगा। चाहे वो आपसे सिंपल से सिंपल क्वेश्चन पूछ ले कि राइट किस में, यही पूछ दे चाहे किस में, कि आपको पता है कि 146 में, कुछ नहीं पूछेगा तो ये तो पूछ ही लेगा। या फिर एक आपका, जब ये सब पढ़ते तो इसी के साथ हम 159 एक पढ़ते हैं, एफरे की डेफिनेशन पूछ लेता कई बार, है ना, एफरे की डेफिनेशन पूछ लेता है कई बार। तो मतलब यहां से ज्यादा वैसा कुछ नहीं है। एक तो 141 का आप डेफिनेशन समझ लो, क्या अनलॉफुल असेंबली है क्या। तो पहली बात है कि 141 में डिफाइन किया है, तो को पूछेगा अनलॉफुल असेंबली है कहां पर, कि 141 में, और है क्या होता है कि 5 वेज में अगर आप कुछ कर रहे हो तो वो अनलॉफुल असेंबली में फॉल कर जाता है। और वो क्या है कि आप पढ़ के भी आप समझ जाओगे कि आप ना किसी पब्लिक सर्वेंट को, गवर्नमेंट को, पार्लियामेंट को डरा रहे हो, धमका के कुछ काम कराना चाहते हो। आप क्या कर रहे हो कि लीगल प्रोसेस को होने नहीं देना चाहते, पूरा एग्जीक्यूशन उसका रोक रहे हो, या फिर क्रिमिनल ट्रेसपास या मिसचीफ कर रहे हो, है ना, किसी को अपने राइट एंजॉय नहीं करने दे रहे हो, उसे डरा धमका रहे हो, फोर्स का यूज कर रहे हो, या फिर उसे कुछ, किसी व्यक्ति को आप डरा धमका के फोर्स यूज करके वो काम करवा रहे हो जो वो नहीं करने के लिए लीगली बाउंड नहीं है, और आप उसे जबरदस्ती से वो काम करवा रहे हो। ऐसे 5 कामों में क्या होगा कि वो जो असेंबली है वो अनलॉफुल असेंबली हो जाएगी, है ना। मगर क्वेश्चन क्या पूछता है, देखो 5 तो तरीके हैं जिससे आप बना सकते हो, और एक क्वेश्चन जो उसका फेवरेट है
कि अनलॉफुल असेंबली के लिए कितने लोग चाहिए, तो उसके लिए भी 5% ही चाहिए। ये मतलब अनलॉफुल असेंबली से बहुत बार पूछा जाता है, सबसे इजी क्वेश्चन में माना जाता है कि आखिर अनलॉफुल असेंबली कितने लोगों से मिलकर बनती है। 5 लोगों से मिलकर। डकैती और अनलॉफुल असेंबली एक जैसी है, 5 ही चाहिए जी हमें, तो 5 से कम पे बात नहीं करेंगे, समझ रहे आप। तो ये क्वेश्चन हमें पूरा सेक्शन याद नहीं करना है, हमें हर सेक्शन में से ये निकालना है पूछता क्या है, एग्जामिनर का माइंडसेट क्या है पूछने का, और हम इसमें से क्या क्या बना सकते हैं। मैंने 5 तरीके पढ़ लिए, तो मैंने एक अंदाजा लगा लिया, अच्छा कोई भी मतलब कि ये है कि गवर्नमेंट को परेशान कर रहा है, किसी आदमी को परेशान कर रहा है, तो वो सब अनलॉफुल असेंबली में आ रहा है। अच्छा ठीक है, ये दिमाग में रहना चाहिए वैसे, है कि नहीं। इसके बाद ऐसे 142 है कि अगर किसी को पता है कि ये अनलॉफुल असेंबली है, इंटेंशनली ज्वाइंस दैट असेंबली और कंटिन्यू इन इट इज सेड टू बी अ मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली। तो आप उसे ज्वाइन करते हो या फिर ज्वाइन करने के बाद उसमें रिमेन रहते हो, आप कंटिन्यू रहते हो, तो ये तो इंपॉर्टेंट है। 143 में पनिशमेंट भी इंपॉर्टेंट नहीं है कि इसकी 6 मंथ की पनिशमेंट है, ये भी कभी नहीं पूछता। एक तो ये पूछता कितने लोगों की जरूरत है, तो हमें पता है 5 लोगों की। कितने तरीके से अनलॉफुल असेंबली बनती है, 5 तरीके से। किस सेक्शन में है, 141 में। पनिशमेंट 143 में है, 144 में से नहीं पूछता है, मगर फिर भी पढ़ लो 144 145 दोनों। ये कह रहा है कि वही जो 141 वाली अनलॉफुल असेंबली है उसमें आप डेडली वेपन भी लेके घूम रहे हो। तो ये तो भैया आपने थोड़ा सा क्या कर दिया, थोड़ा मामला ग्रेव कर दिया। अब डेडली वेपन लेके जाओगे 2 साल की सजा कर देंगे। और आपको पता है कि आपको उसके बाद 100 जैसे ये हो गया 144 हो गया, और 145 क्या कहता है कि आपको डिस्पर्स करने के लिए ऑर्डर कर दिया था कि भैया अपने अपने घर जाइए, यहां मत रहिए, मगर आप नहीं मान रहे तो भी आपको 2 साल की सजा हो जाएगी, ठीक है ना। 144 में था, तो जब 141 से पढ़ रहे थे, 41 में क्या लोकल असेंबली, 42 में क्या है कि आप उसमें उसके मेंबर हो, 43 में क्या 6 महीने के साथ देंगे, 44 में क्या भैया उस अनलॉफुल असेंबली में डेडली वेपन लेके नहीं जाना है, 45 में क्या है, अरे अच्छा हमें ऑर्डर हो गया था कि डिस्पर्स होने का, मगर हम नहीं जा रहे, तो भी हमें 2 साल की सजा है। 146 जैसे राइट मैंने आपको बताया था, तो वो यही पूछता है कि राइट किस में है ना। राइट, अब ये है क्या, बलवा है क्या, वेन एवर फोर्स और वायलेंस। अब ये 2 वर्ड पकड़ लो आप कि देखो अभी तक तो अनलॉफुल असेंबली थी, मगर जैसे ही उस अनलॉफुल असेंबली में फोर्स और वायलेंस हुआ तो वो अनलॉफुल असेंबली बदल गई रायट में। Whenever force of violence is used by an unlawful assembly or by any member thereof in prosecution of the common object of such assembly, अपने ऑब्जेक्ट को पाने के लिए, तो वो सब लोग राइटिंग के राइट के वो हो जाएंगे। तो राइट में हमें क्या पकड़ के रखना है आखिर, पहली बात किस सेक्शन में कि 146 में, और 2 वर्ड राइट बनता कैसे है। राइट ऐसे बनता है कि जैसे ही फोर्स ऑफ वायलेंस यूज किया अनलॉफुल असेंबली ने या किसी भी मेंबर ने, तो बन गया राइट। 147 उसकी पनिशमेंट बताया था, 2 साल की सजा है। 148 वही बात कह रहा है जो 144 कह रहा था कि आप 144 में क्या था कि अनलॉफुल असेंबली में डेडली वेपन थे, और ये कह रहा है कि रायट में डेडली वेपन। तो इसने कहा कि देखो जी अनलॉफुल असेंबली में डेडली वेपन 2 साल की थी, रायट में लेकर आए और 3 साल की हो जाएगी। और 149 में तो 34 से ज्यादा पढ़ते ही हो, कॉमन ऑब्जेक्ट की बात करता है, कॉमन ऑब्जेक्ट 149। ये सिर्फ नहीं, इन प्रोसिक्यूशन में कॉमन ऑब्जेक्ट की बात करता है, पीटी में 149 से कोई क्वेश्चन नहीं बनता, तो मगर फिर भी आपको पता होना चाहिए कि अगर 49 किसकी बात करता है तो ये कॉमन ऑब्जेक्ट की बात करता है, ठीक है ना। 150 152 3 इंपॉर्टेंट नहीं है, 153A 153B 153A बहुत इंपॉर्टेंट है। 153A सीधे सीधे सिर्फ कुछ नहीं पूछता 153A से, सिर्फ एक क्वेश्चन पूछता हमेशा 153A से, और लिख लेना आप इसको यहीं पर के 2 ग्रुप्स में
डिफरेंट ग्रुप में जो एनिमिटी आप कोई अगर क्रिएट कर रहा है, ये इसका प्रोविजन कहां दिया हुआ है बस, तो हमें पता कि ये प्रोविजन 153 में ए में दिया है। अब एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि 153 है, फिर 153 ए है, फिर 153 ए है, फिर 153 बी है, और वो ऑप्शन में भी यही सारे रखता है। तो अब वहां याद नहीं आता ए था कि ए था कि ए बी था कि बी था कि खाली 153 था। तो इसमें आपको सिर्फ इसकी मार्जिनल हेडिंग है ना, वो किस सेक्शन में ये याद रखनी है। अब आप मेरे से यही पूछ सकते हो कि सर अब इसको एक आइसोलेटेड सेक्शन है 153 है, हमें तो याद कैसे होगा, ये हम भूल जाएंगे। आज अभी आप 153 ए पढ़ोगे और भूल जाओगे, तो बहुत बड़ा सेक्शन है, देख के भी डर लगता है, इतना तो पढ़ाई कैसे जाएगा। मगर जब मैं आपको जो बता रहा था फिंगर टिप पे जब इसे याद करोगे, तो जब आप चलोगे ना 141 से, अच्छा 141 मान लो फुल असेंबली है, 2 में उसकी मेंबरशिप है, 3 में उसकी 6 महीने पनिशमेंट है, 144 में डेडली वेपन ले रहा था, 145 में उसके डिस्पर्स हो गया था, वो नहीं जा रहा था, 146 में राइट कर रहा था, 147 में राइट की पनिशमेंट थी, 148 में राइट में डेडली वेपन लेके घूम रहा था, 149 में कॉमन ऑब्जेक्ट था, फिर 150, 152, 151, 2 सब हमने छोड़ दिए थे, इंपॉर्टेंट थे। 153 ए इंपॉर्टेंट था, उसमें क्या था कि डिफरेंट ग्रुप्स में एनिमिटी जो डाल रहा है, तो फिर उससे सजा दी 3 साल की। तो जब इस लाइनिंग में आपकी 150 ए रिवाइज होगी, इस सीक्वेंस में जब आप चलोगे, तो 150 ए कभी नहीं भूलोगे आप। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, आइसोलेटेड जरूर है ये, कई बार याद नहीं रहता, पढ़ के भूल जाता है व्यक्ति, मगर जब इस उसमें आप याद करोगे ना, तो हमेशा याद रहेगा आपको, ठीक है ना। इसके बाद जो सेक्शन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने के लिए वो 154 इंपोर्टेंट है। और 154 में जो ओनर है, जिसकी जमीन है उस पर राइट वगैरह कोई कर रहा है, कुछ अनलॉफुल असेंबली है, तो ओनर को ये लाइबल कर रहे हैं, और ओनर को ये लाइबल कर रहे हैं, उसका जो प्रिंसिपल है वो है सुपीरियर, रिस्पोंडेंट सुपीरियर, सॉरी, इसका जो प्रिंसिपल है वो है 154 में जो प्रिंसिपल है रिस्पोंडेंट सुपीरियर, जिसका जो ओनर है, वाइकेरियस लायबिलिटी की तरह समझो आप इसको। तो कई बार यही पूछते था कि रिस्पोंडेंट सुपीरियर का प्रिंसिपल है वो किस सेक्शन में दिया हुआ है, वो 154 में दिया हुआ है। ये सिर्फ 154 में इतना ही पढ़ना है आपको, ये लिख लीजिएगा, वहां पर रिस्पोंडेंट सुपीरियर का प्रिंसिपल है वो 154 में दिया हुआ है, जिसकी जमीन पे हो रहा है उसी को लायबल कर देंगे हम। इसके बाद आता है 159 और 160, तो ये सबको पता है एफरे में हमेशा इसकी डेफिनेशन पूछता है, और कभी कभी यही पूछता है तो उसकी पनिशमेंट कितनी है, वो तो बहुत मुश्किल पूछता है, खासकर एफरे की डेफिनेशन से उसे बहुत प्यार है, तो वही पूछता है, क्या पूछता है पढ़ लेते एक बार कि व्हेन 2 और मोर पर्सन, तो 2 या ज्यादा, यहाँ पे 2 और मोर है ना, बाय फाइटिंग इन अ पब्लिक प्लेस डिस्टर्ब द पब्लिक पीस, तो मतलब कि 2 या 2 से ज्यादा व्यक्ति पब्लिक प्लेस पर लड़ाई करके पब्लिक पीस को खराब करें, वही एफरे है। पब्लिक प्लेस पे जो 4 लोग कहीं भी रोड पे आप जा रहे हो, कोई लड़ाई कर रहा है और पब्लिक पीस उससे खराब हो रहा है, तो वो एफरे ही कर रहे हैं। यही डेफिनेशन बार बार पूछता है, बार बार यही डेफिनेशन पूछता है एफरे की, यही बस कि किस सेक्शन में ये पूछ लेगा और डेफिनेशन पूछ लेगा। 2 या 2 से ज्यादा लोग पब्लिक प्लेस पे लड़ाई करके पब्लिक पीस को खराब कर रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, एफरे कर रहे हैं, वो दंगा कर रहे हैं, इसकी पनिशमेंट 1 मंथ की है। अब ये हमने 159 तक खत्म कर लिया, ठीक है ना। अब इसके बाद हम चलते हैं 166 166 एक बार पढ़ेंगे। अब इसमें जहां जो जो इंपॉर्टेंट सेक्शन आता जाएगा, क्योंकि बीच में 300 तक जब तक हम नहीं पहुंचते, तो बहुत सारे सेक्शन ऐसे हैं जिनका पीटी पर्पज से पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, समझ रहे हो, तो वो हम छोड़ते चलेंगे, जिन्हें नहीं पढ़ना, जो कभी आते ही नहीं, जिनकी इंपॉर्टेंस बिल्कुल है ही नहीं। कोई अगर जरा सा भी इंपॉर्टेंट है, कभी भी कहीं भी उससे कुछ पूछा गया है, या मुझे लगता है कि कहीं से कुछ बनना चाहिए, तो मैं जरूर आपको दिखाता चलूंगा, बताता चलूंगा, साथ में रीड करते चलेंगे। मगर जो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है उसे हम छोड़ते चलेंगे,
ठीक है ना। तो जैसे 166 है, 166 कहता है, ये पब्लिक सर्वेंट के लिए अब यहां से शुरू हो गया आपका। पब्लिक सर्वेंट मान लीजिए कि नहीं मान रहे हैं कोई बात, तो उनका लिए क्या इंतजाम किया है आईपीसी में, उन्होंने कौन सा ऑफेंस किया है। तो 166 कह रहा है कि whoever being a public servant knowingly disobey any direction of the law as to the way in which he is to conduct himself as such public servant। तो ये क्या कर रहा है, डायरेक्शन को डिसोबे कर रहा है। देखो यहां पे डिसओबे कर रहा है, क्या कर रहा है पब्लिक सर्वेंट, उसकी डायरेक्शन को क्या कर रहा है, डिसओबे कर रहा है ना। जो लॉ ने उसको दिया है कि आपको काम ऐसे करना है, और उससे उसकी इंटेंशन है कि मैं जो डिसोबे कर रहा हूं इससे ना किसी व्यक्ति को क्या हो जाएगी, इस डिसोबे से क्या होगा, किसी को इंजरी हो जाएगी, और अगर ऐसा होता है तो उसको क्या होगी, 1 ईयर की पनिशमेंट हो जाएगी। तो यहां से पब्लिक सर्वेंट वगैरह आगे 166 इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर वो पूछते कि कोई पब्लिक सर्वेंट डिसोबे कर रहा है, इंजरी हो रही, तो कहां पर कितनी पनिशमेंट है ये भी पूछ सकता है, और कहां प्रोविजन दिया ये भी पूछ सकता है कि नहीं। अब देखिए इसके बाद 166 तो बहुत पहले से था जब से आईपीसी बनी, मगर क्या हुआ कि 166 के प्रोविजन के होते हुए भी ना पब्लिक सर्वेंट तो आप जानते ही मानते कहां, तो वो तो डायरेक्शन को डिसोबे कर ही रहे थे, और वो ये जो लॉ था इतना मजबूत नहीं था कि उसको कर्व कर पाता। तो 2013 में अमेंडमेंट करके एक 166 ए को भी जोड़ दिया गया। 2013 में निर्भया कांड हुआ, उसके बाद जो अमेंडमेंट आया, तो 2013 में एक अमेंडमेंट करके 166 ए भी जोड़ दिया इन्होंने, ठीक है। तो इन्होंने 166 ए भी जोड़ दिया, और उसमें अब हमें इसमें नहीं कि वो क्या करता है क्या नहीं करता, हमें पता है कि 166 ए में ज्यादातर जो चीज है उसमें एक और ही है कि अगर वो एफआईआर नहीं लिखता, जो मेन चीज ये है कि इसमें अगर वो एफआईआर नहीं लिख रहा है तो फिर क्या होगा, कम से कम 6 साल की सजा होगी, नॉट लेस देन 6 मंथ, नॉट लेस देन 6 मंथ, और 2 साल की सजा तक जाएगा ये, अगर एफआईआर नहीं लिख रहा, जानबूझ के प्रिजुडाइज कर रहा है डायरेक्शन ऑफ लॉ को, इन्वेस्टिगेशन ठीक से नहीं कर रहा है ना। तो उस चीज में क्या होगा तो उसमें क्वेश्चन ये बनता है, वो पूछ ले कि 166 ए कौन से अमेंडमेंट से जोड़ा गया, या कभी 2013 के अमेंडमेंट में डाल के पूछ ले, 4 सेक्शन डाल दे, बोलते कौन सा जोड़ा गया था, तो 3 दे देगा, तो नहीं जोड़े गए थे 1 दे देगा तो जोड़ा गया था। या पूछ ले कि इसमें एक क्वेश्चन ऐसे ही बना सकता है कि एक अगर ऑफिसर है वो एफआईआर लिखने से मना कर रहा है, तो उसको सजा किस प्रोविजन में होगी, उसने कौन सा ऑफेंस किया, तो 166 ए का प्रोविजन की ऑफेंस किया है। एक रेप की मान लीजिए कि एक एफआईआर आई और वो लिख नहीं रहा, तो उसका ऑफेंस कहां बनता है, 166 ए में बनता है उसका ऑफेंस, है ना। ऐसे ही 166 बी देख लीजिए, 166 बी जो है, 166 बी जो है ये कह रहा है कि कोई भी अगर किसी के चोट लगी है, कोई विक्टिम है, किसी के ऊपर असॉल्ट हुआ है, किसी कुछ भी हुआ है मतलब, तो कोई भी हॉस्पिटल पब्लिक हो प्राइवेट हो कुछ भी हो, उसे ट्रीटमेंट को मना नहीं करेगा, और अगर वो मना करता है तो उसको 1 साल की सजा हो जाएगी। 166 बी पब्लिक वेलफेयर की तरह आप इसे मानिए, उसका प्रोविजन है कि अगर मना करता है तो उसको क्या होगी, 1 साल की सजा हो जाएगी। इसके बाद 167 से लेके ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब भी इंपॉर्टेंट नहीं है। 671, अब हम 172 पर आ जाते हैं। 172 में एक तो 172 इंपॉर्टेंट है, और इस 172 में हमें कुछ नहीं पढ़ना, हमें ये बस ये पता होना चाहिए कि 172 में है क्या, सिर्फ इतना याद रखना हमको कि 172 में है क्या, कि 172 में यही है, इसकी मार्जिनल हेडिंग आप पढ़ लो
एब्सकॉन्डिंग टू अवॉइड सर्विस ऑफ समन और अदर प्रोसीडिंग। तो जैसे मान लीजिए कोर्ट से कोई भी सम्मन वगैरह जाता है, कुछ भी जा रहा है, और आपने उस सम्मन को लेने की जगह भाग गए, तो उसके लिए जो आपको पनिशमेंट मिलेगी वो कहाँ मिलेगी? 172 में मिलेगी। बस इसके अलावा हमें कुछ नहीं देखना। जब भी वो क्वेश्चन पूछेगा 172 से अगर बनाएगा तो यही पूछेगा कि एक मान लीजिए, या तो वो चाहे तो प्रॉब्लम बेस बना दे कि अरे एक व्यक्ति है, उसको लिए सम्मन गए और वो वहां से लिए बिना भाग गया, बचने की कोशिश कर रहा है, तो क्या होगा? किस सेक्शन में प्रोविजन है, कहां पर उसे सजा मिलेगी? 172 में मिलेगी। एक ये है। इसके बाद एक सेक्शन है 174। इन सेक्शन में ज्यादा कुछ नहीं है। 174 किसके लिए है? कि आपको किसी पब्लिक सर्वेंट ने कुछ करने के लिए कहा और आप उसको नहीं कर रहे। जैसे मान लीजिए कि सीआरपीसी के 160 में आपको बोला कि ठीक है जी, आप थाने आइएगा, पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा आपको, हम आपसे इंक्वायरी करेंगे, उसे 160 का नोटिस दे दिया आपको, आप नहीं गए, तो उसके लिए प्रोविजन कहाँ है? 174 में प्रोविजन है। और कुछ आपको याद नहीं रखना है, समझ रहे हो? आपको यहां पर जो मैं सेक्शन बता रहा हूं, जैसे एक सेक्शन आएगा अभी 179 आएगा अभी, तो जैसे 179 आएगा, उसमें है कि मान लीजिए 179 में है कि आप बाउंड हो ट्रुथफुल आंसर करने के लिए पब्लिक सर्वेंट को, पर आप उसको आंसर नहीं कर रहे हो, तो फिर क्या होगा? आपने आंसर, वो कह रहा है कि भैया आंसर दो, आप कर नहीं रहे, तो 179 में ऐसे मान लो 161 के बयान होते हैं, विटनेस के बयान कर रहा है आईओ, आईओ कह रहा है हाँ जी ये बताइए, आप कह रहे नहीं बताऊंगा, कह रहा बताइए कि नहीं बताऊंगा, तो आपको 179 में बुक कर देगा। आपको 160 का नोटिस देके गया, आप नहीं पहुंचे, 174 में बुक कर देगा। आपके यहाँ पे सम्मन लेके आया कोर्ट से, आप एब्सकॉन्ड हो गए, आपको 172 में बुक कर देगा। ठीक है ना? तो ये इस तरीके के सेक्शन है, इसमें आपको ये पता होना चाहिए किसमें क्या है। और यहां पर आप लिख लीजिएगा, जैसे 172 है एब्सकॉन्डिंग से, 174 के आगे लिख लो 160, वहीं पर साथ में लिख लो 160 सीआरपीसी, आपको देख के याद आ जाएगा, अच्छा 160 का नोटिस होता है, 174 बुक हो जाता है। 179 यहां लिख लो 161 सीआरपीसी, 161 सीआरपीसी यहां लिख लो, वहीं पर सेक्शन के आगे देख लोगे, अच्छा 161 के बयान होते हैं, वो नहीं करते तो आप रिफ्यूज करते तो 179 में लग जाता है। 177 इसी का है आपका, 177 है आपका आईपीसी का ही। इसमें क्या है, जैसे आप रिफ्यूज कर रहे थे और 177 कह रहा है कि 161 के बयान हो रहे हैं और आप सही नहीं बोल रहे हो, आप फॉल्स इंफॉर्मेशन दे रहे हो, तो आप गए, है ना? तो वो 177 में आप लायबल हो जाओगे। और 180 एक इसमें एक सेक्शन है जो कहता है कि आपने कोई स्टेटमेंट साइन करने से मना कर दी जिसके लिए आप बाउंड हो। जैसे मान लो कि आप एफआईआर आप अगर आप लिखाते हो तो आपको उस पर साइन करने ही पड़ेंगे, मगर आप क्या करो, रिफ्यूज कर दिया आपने। अब आपने एफआईआर तो पूरी बता दी वहां पर, उसने जीटी पे चढ़ा दी, आप साइन नहीं कर रहे, तो फिर वो आपको क्या करेगा, इसके लिए 180 बुक कर देगा। ठीक है ना? तो हमने क्या है, 172 पढ़ा हमने, 172 में क्या कर रहा है, भाग रहा है। 174 पढ़ा हमने, क्या कर रहा है, 174 में क्या कर रहा है बताओ? 174 में 160 के नोटिस में जा नहीं रहा, मान नहीं रहा उसकी बात को। 179 में हम पढ़ रहे हैं कि क्या कर रहा है, कि वो बता नहीं रहा उसको सही से, सॉरी, वो रिफ्यूज कर रहा है बताने से। 180 में साइन करने से मना कर रहा है, 177 में झूठ बता रहा है, तो वो कहां बुक करेगा? वो इन सबको यहां पर बुक करेगा पुलिस वाला। ठीक है ना? एक इसी का एक आगे आता है 182। ये छोटे छोटे सेक्शन है, यहां से वैसे बनते तो नहीं है, मगर कभी एग्जामिनर का मूड बन जाए तो मैं आपका जरूर ध्यान, इन्हें इतना ही पढ़ना है बस एग्जाम पर्पज से, एग्जाम में आ जाए तो हम इसे करते हैं। तो 182 क्या है कि पब्लिक सर्वेंट जो है, हमने उसको झूठ बता के, हमने क्या करा,